बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम इंजीनियर गुलाम अब्बास है। मैं आप लोगों को आज एसईओ के बारे में पढ़ाऊंगा कि एसईओ क्या होती है, कैसे काम करती है, एसईओ की बेसिक्स क्या हैं, एसईओ की टाइप्स क्या हैं, मुख्तलिफ चीज़ें। बेसिकली आज हमने एसईओ का ओवरव्यू देखना है कि एसईओ क्या है और कैसे काम करती है। ठीक है, ये हमारा LGA 2 का लेक्चर नंबर 3 है। तो आए जी, आज हम अपना लेक्चर शुरू करते हैं। लेट मी शेयर माई स्क्रीन। ओके, स्क्रीन आई होप आप लोगों के साथ शेयर हो चुकी होगी। अगर स्क्रीन आप लोगों को नज़र आ रही है तो मैसेज करके बता दें जी। ओके, बस ठीक है, 2 4 5 बच्चों ने भी बता दिया तो पता चल जाता है। ओके, सबसे पहला क्वेश्चन, बहुत सारे लोग होंगे जिनको ये नहीं पता कि व्हाट इज एसईओ। बेसिकली एसईओ होती क्या है। एसईओ स्टैंड्स फॉर सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। ऑप्टिमाइजेशन एक टर्म होती है जो कि ऑप्टिमाइज से निकली है, कि हम कहते हैं ना कि यार इस चीज को ऑप्टिमाइज कर लो, वी शुड ऑप्टिमाइज आवर लाइफ। ऑप्टिमाइज करना को कहते हैं बेहतर बनाना, किसी चीज को इंप्रूव कर लेना, बेहतर बना लेना। अगर सर्च इंजन की फंक्शनैलिटी को बेहतर बनाना है, सर्च इंजन के रिजल्ट्स को बेहतर बनाना है, कि जो चीज आप गूगल से पूछ रहे हो गूगल वही चीज आपको प्रोवाइड करे, कोई अननेसेसरी डाटा ना दे, इस सारे प्रोसेस को एसईओ कहते हैं। बेसिकली एज बीइंग एन ऑनर ऑफ सम वेबसाइट्स, क्योंकि आप भी कुछ टाइम के बाद ऑनर्स बनेंगे अपनी अपनी वेबसाइट्स के, तो आपको ये सारा प्रोसेस पता होना चाहिए ताकि आप इस काबिल हों कि आप अपनी वेबसाइट को रैंक कर सकें। आपको पता होना चाहिए कि ये वेबसाइट रैंकिंग होती क्या है। आपको पता होना चाहिए कि अगर हमें अपनी वेबसाइट की रैंकिंग करनी है तो कैसे रैंकिंग करेंगे, ये सारी चीजें। चलें जी, सबसे पहले मैं शुरू ही गूगल से करता हूं। मैं जाता हूं google.com। गूगल क्या है, व्हाट इज गूगल? गूगल बेसिकली एक सर्च इंजन है, ये तो आई होप आप लोगों को पता होगा। गूगल इज अ सर्च इंजन। सर्च इंजन किसे कहते हैं? एक ऐसा सॉफ्टवेयर, एक ऐसा टूल, एक ऐसी वेबसाइट, एक ऐसा स्क्रिप्ट, आप इसे कुछ भी कहते हैं, जिस पर आप जाकर कोई चीज सर्च करें और वो आपको आपकी रिक्वायरमेंट के मुताबिक डाटा प्रोवाइड कर दें। फॉर एग्जांपल, अगर आप ये जानना चाहते हैं कि भाई विंडो 10 कैसे इंस्टॉल करनी है, विंडो 11 कैसे इंस्टॉल करनी है, तो गूगल आपको उसके सारे स्टेप, सारा प्रोसीजर निकाल कर दे दे, या ऐसी वेबसाइट रिकमेंड कर दें जो यही बता रहे हैं, यही सिखा रहे हैं कि विंडो 11 कैसे इंस्टॉल करनी है। तो इस प्रोसेस को बेसिकली सर्च इंजन कहते हैं। इस ऐसी मशीन, ऐसे स्क्रिप्ट को सर्च इंजन कहते हैं। गूगल क्या है? गूगल एक सर्च इंजन है। जब हम गूगल से कोई चीज पूछते हैं तो गूगल उसके अकॉर्डिंगली हमें वेबसाइट्स रिकमेंड कर देता है। जैसे हम पूछते हैं जी, हाउ टू इंस्टॉल, चलें जी, हाउ टू इंस्टॉल वर्डप्रेस ऑन होस्टिंगर, या हाउ टू इंस्टॉल विंडोज 11 फ्रॉम यूएसबी। ठीक है, यूएसबी से विंडो 11 अगर इंस्टॉल करनी हो तो कैसे करेंगे? देखिए, सबसे पहले जो वेबसाइट गूगल ने रिकमेंड की है उसमें है ये विंडो 11 इंस्टॉलेशन का। फिर जो दूसरी की है उसमें भी यही है, विंडो 11 के इंस्टॉलेशन का। फिर एक इंपॉर्टेंट चीज है यहाँ पर समझने वाली, कि ये गूगल का इंटरफेस कैसा है। अब गूगल यहाँ पे हमें कुछ वेबसाइट्स रिकमेंड कर रहा है, लेकिन साथ ही उसने कुछ वीडियोस भी रिकमेंड कर दी। इसका मतलब ये है कि ये एक ऐसा कीवर्ड है जिसकी एक इंटेंट है गूगल के पास, कि लोग इस कीवर्ड पर वीडियो देखना भी पसंद करते हैं। लोग इस कीवर्ड पर वीडियोस भी देखना पसंद करते हैं, तो गूगल ने आपको वेबसाइट के साथ साथ वीडियोस भी रिकमेंड कर दी। यू गेटिंग माई पॉइंट? अब बेसिकली इंटेंट होती है, वो इंटेंट की तरफ हम जाते हैं तो मजीद चीजें ये क्लियर करते हैं। अभी फिलहाल हमने ये देखना है कि गूगल ने हमें जितने भी रिजल्ट दिखाए हैं वो सारे के सारे तकरीबन इसी चीज के ऊपर है, कि विंडो 11 की इंस्टॉलेशन। आप देख सकते हैं। अब गूगल को चूंकि पता था कि कौन कौन सी वेबसाइट यही वाला कंटेंट प्रोवाइड कर रही है, तो गूगल ने वही कंटेंट वाली वेबसाइट आपको रिकमेंड कर दी, रेफर कर दी, ताकि आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। अब बेसिकली आपको कोई भी मसला होता है, आप गूगल पे जाते हैं, गूगल पे जाकर अपनी एक कीवर्ड, एक क्यूरी लिख के सर्च करते हैं, गूगल उसके अकॉर्डिंगली आपको वेबसाइट रिकमेंड कर देता है। गूगल क्या है? सर्च इंजन है। आपने क्या टाइप किया? आपने क्यूरी टाइप की। बेसिकली इसको कहते हैं कीवर्ड। आपने कीवर्ड टाइप किया। अब कीवर्ड क्या है? कीवर्ड को कीवर्ड भी कहते हैं, क्यूरी भी कहते हैं, सर्च क्यूरी भी कहते हैं, कोई सर्च टर्म भी कहते हैं, कुछ भी इस तरह का कोई भी वर्ड हो सकता है। ठीक है, जो हम टाइप कर रहे होते हैं ना,
जैसे मैंने क्या टाइप किया, हाउ टू इंस्टॉल विंडो 11 फ्रॉम यूएसबी, ये क्या है, ये मेरा कीवर्ड है, इसको क्यूरी भी कहते हैं, इसको सर्च क्यूरी भी कहते हैं, इसको सर्च टर्म भी कहते हैं। एनीथिंग विच यू आर गोइंग टू सर्च फ्रॉम द गूगल, उसको हम कीवर्ड कहते हैं, ये सर्च क्यूरी कहते हैं, सिंपल। लेकिन इस पूरे कोर्स में हम इसका जो वर्ड यूज करेंगे वो कीवर्ड यूज करेंगे। वैसे इसको क्यूरी, सर्च टर्म भी कहते हैं, लेकिन हम कीवर्ड ही यूज करेंगे। ठीक हो गया। अब आपने कोई भी कीवर्ड जब सर्च करना होता है तो गूगल उसके अकॉर्डिंगली आपको डाटा रिकमेंड करता है, वेबसाइट रिकमेंड करता है। अब जो कीवर्ड होते हैं ना, ये भी डिफरेंट इंटेंट के होते हैं। व्हाट इज द इंटेंट ऑफ ए कीवर्ड? अब कीवर्ड की इंटेंट किसे कहते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। कोई मुझे बता सकता है व्हाट डज इट मीन बाय द इंटेंट? इंटेंट किसे कहते हैं अकेला? और ये एक ऐसा वर्ड है जो हम पूरे कोर्स में बार बार यूज करेंगे, और मैं आपको बताऊंगा कि एसईओ की जो बेस है ना वो इंटेंट के ऊपर है। अगर किसी बंदे को इंटेंट समझ लग गई कि इंटेंट क्या है, कैसे है, इंटेंट का पर्पस क्या है, तो उसे बहुत सारी चीजें एसईओ की ऑटोमेटिकली समझ लग जाएंगी। जी बहुत सारे बच्चों ने बताया मकसद, इरादा, पर्पस, यस, जो यहाँ पे चल रहा है ना उसको इंटेंट कहते हैं। भाई मैं जाके एक सर्च करता हूं कोई क्यूरी, अब गूगल को पता चल जाना चाहिए जब मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूं तो ये जो क्वेश्चन पूछ रहा है ना बंदा, इसके दिमाग में क्या चल रहा है, ये क्या चाहता क्या है एग्जैक्टली। यूजर सर्च क्या करना चाहता है, यूजर चाहता क्या है आखिर सर्च इंजन से? भाई उस मकसद को समझना, उसके पीछे के थॉट को समझना इंटेंट कहलाता है। अब हर कीवर्ड की एक इंटेंट होती है। चलें जी, अब फॉर एग्जांपल मैं ये कहता हूं, चलें जी मैं गूगल पे जाता हूं, गूगल पे जाके कहता हूं लाहौर टू इस्लामाबाद, इसका क्या मतलब है? देखते हैं जी गूगल क्या इंटेंट लेता है इसके पीछे। गूगल ये समझ रहा है कि आप शायद कोई रास्ता पूछना चाहते हैं बाई कार, ट्रैवल करना चाहते हैं, एग्जैक्टली उसने मुझे बता दिया कि भाई लाहौर टू इस्लामाबाद इट विल टेक नॉर्मली 437 मिनट्स, और ये तकरीबन 378.5 किलोमीटर का डिस्टेंस है वाया M2 मोटरवे। फिर उसने मुख्तलिफ रास्ते हमें दिखाए, ये शॉर्टेस्ट रास्ता है। फिर उसके अलावा उसने ये भी बता दिया कि हो सकता है कोई फ्लाइट। अब अगर इसी में मैं फ्लाइट का वर्ड यूज कर दूंगा तो ये सारा डाटा चेंज कर देगा गूगल ऑटोमेटिकली। ये देखें वो फ्लाइट्स को ले आया अब, ठीक है। अब वो मुझे बता रहा है कि भाई सरीना एयर भी जाती है कराची से, अब ये सारा कराची का रूट दिखा रहा है हमें, ठीक है। तो ये सारी चीजें गूगल बेसिकली समझता है इंटेंट। अब मेन पर्पस क्या है कि जब भी कोई क्यूरी सर्च होती है ना तो गूगल ये पहले समझता है, अंडरस्टैंड करता है कि एक यूजर सर्च क्या करना चाह रहा है, तो फिर गूगल उसके अकॉर्डिंगली डाटा देता है। अच्छा पहले होता क्या था, पहले गूगल आपके वर्ड्स को फोकस करता था, फिर उन वर्ड्स को मैच करता था, वर्ड्स मैचिंग करता था, और उन वर्ड के अकॉर्डिंगली डाटा निकाल के देता था। फिर गूगल को लगा कि भाई वर्ड से तो रिजल्ट खराब हो जाते हैं, ये मैं बहुत पुरानी बात कर रहा हूं जब सर्च इंजन आए थे। जैसा कि एप्पल, व्हाट विल हैपन अगर मैं यहां लिखूंगा एप्पल, अब इसका क्या मतलब है इस एप्पल का? गूगल को क्या पता कि ये एप्पल क्या है, क्या ये फ्रूट है, क्या ये आईफोन है, किसकी बात कर रहा है? अब अगर मैं एप्पल लिख के सर्च करूंगा ना तो गूगल मोस्ट प्रॉब्ली चांस है टेक्नोलॉजी को अंडरस्टैंड करेगा। ये देखें उसने एप्पल आईफोन वाली सारा डाटा निकाल कर मुझे दे दिया, क्योंकि गूगल को ये लग रहा है कि यार ये जो बंदा सर्च कर रहा है ना ये टेक्नोलॉजी का बंदा है, और ये एप्पल को, एप्पल कंपनी आईफोन को सर्च करता है, तो उसने ज्यादातर रिजल्ट मुझे देख लें उसी के निकाल के दे दिए। अगर मैं ये कहता हूं एप्पल इन ब्रेकफास्ट, अब क्या होगा? अब देखते हैं क्या देता है। अब देखें क्या एप्पल ने आईफोन निकाल के दिया? अब एप्पल आईफोन निकाल के दे रहा है या फ्रूट निकाल के दे रहा है? फ्रूट। अब गूगल को पता चल गया एप्पल इन ब्रेकफास्ट, क्या ब्रेकफास्ट में जो एप्पल यूज होता है वो आईफोन नहीं है, वो फ्रूट वाला एप्पल है। समझ लगी ये बात? अब बेसिकली क्या करता है गूगल, जब गूगल को कोई क्यूरी दी जाती है ना, सर्च टर्म दी जाती है, कीवर्ड दिया जाता है, तो गूगल सबसे पहले उसके इंटेंट समझता है कि भाई यहाँ पे क्या चल रहा है। अगर मैंने लिखा ना एप्पल इन ब्रेकफास्ट, तो मेरे जहन में आईफोन नहीं है, मेरे जहन में फ्रूट है, तो गूगल ने मुझे सारे रिजल्ट फ्रूट से रिलेटेड निकाल के दे दिए। अगर मैं अकेला आईफोन लिखता हूँ या आईफोन टेक्नोलॉजी लिखता हूँ या आईफोन टेक लिखता हूँ,
तो गूगल को लगता है कि ये बंदा आईफोन को सर्च कर रहा है, अगर मैं अकेला एप्पल लिखता हूँ, सॉरी। समझ लग गई ये बात? तो ये आपको पता चल गया कि इंटेंट सबसे इंपॉर्टेंट है। अगर आपकी इंटेंट ही गलत हो जाए तो रिजल्ट चेंज हो जाते हैं। समझ लग गई? अब एप्पल की एग्जांपल आपके सामने, एप्पल आईफोन भी है, एप्पल का फ्रूट भी है। मैं एप्पल अकेला एप्पल लिखता हूं तो गूगल को लगता है यार ये बंदा टेक्नोलॉजिस्ट है और ये टेक्नोलॉजी से रिलेटेड कीवर्ड सर्च करता है, तो ये इसका एप्पल लिखने का मकसद एप्पल आईफोन ही होगा। अब एक बंदा न्यूट्रिशनिस्ट है और वो बंदा फ्रूट से रिलेटेड सर्चेस करता है, अगर वो एप्पल लिखेगा अकेला तो मोस्ट प्रोबेबली चांस है गूगल उसे फ्रूट से रिलेटेड रिजल्ट दे देगा। लेकिन एज बीइंग ए टेक्नोलॉजिस्ट, मैं जब ये लिख दूं एप्पल इन ब्रेकफास्ट या एप्पल इन वेट लॉस, तो गूगल को पता चल जाएगा कि भाई अब ये एप्पल आईफोन वाला नहीं है, अब ये एप्पल, सॉरी, कौन सा है, फ्रूट वाला है। समझ लग गई ये चीज? यस, बेस्ड ऑन प्रीवियस, उसके पास डाटा होता है ना गूगल के पास। एग्जैक्टली ये चीज समझ लग गई, क्योंकि यूट्यूब गूगल का ही है ना, तो गूगल यूट्यूब पे भी ऐसे बिहेव करेगा। ओके, ये चीज तो आपको पता चल गई। अब डिफरेंट इंटेंट होते हैं, डिफरेंट सर्च इंटेंट। भाई अब डिफरेंट सर्च इंटेंट क्या हो सकते हैं? इंफॉर्मेशनल हो सकता है, कोई एजुकेशनल हो सकता है, कमर्शियल हो सकता है, ठीक है, एटसेट्रा। अभी मैं बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं लेके जा रहा, काफी सारे डिफरेंट इंटेंट है, हम बकायदा पढ़ेंगे कीवर्ड्स को। जब कीवर्ड्स को स्टडी करेंगे तब मैं इसको ज्यादा डिटेल में लेके जाऊंगा, अभी मैं जस्ट आपको एक ओवरव्यू इंफॉर्मेशन देना चाह रहा हूं। अब इंफॉर्मेशनल का ये मतलब है जिसमें आप कोई इंफॉर्मेशन देखना चाहते हो। इंफॉर्मेशन क्या हो सकता है जी? कोई एग्जाम्पल? एडवांटेजेस ऑफ इंटरनेट। अब अगर मैं ये लिख के सर्च कर रहा हूं एडवांटेजेस ऑफ इंटरनेट, इसका मतलब ये कि मैं कोई इंफॉर्मेशन गेट करना चाह रहा हूं। ठीक हो गया? इसी तरह अगर कोई एजुकेशनल है, एजुकेशनल का मतलब होता है गाइड, हाउ टू वाले, हाउ टू इंस्टॉल विंडोज, हाउ टू इंस्टॉल वर्डप्रेस, ठीक है, कुछ भी हो सकता है। जब ये मैं हाउ टू वाली बात करता हूं ना, तो ये एजुकेशनल है कि मैं गाइड लेना चाह रहा हूं कि भाई कैसे। एक है क्या, क्या जो है वो इंफॉर्मेशन है, एक है कैसे, हाउ, हाउ जो है ये एक एजुकेशन है, एक गाइड है, ठीक है। ये चीज समझ लग गई आपको? फिर एक होता है कमर्शियल, जिसमें एक बाइंग इंटेंट हो। फॉर एग्जाम्पल, बेस्ट डोमेन सेलर्स या बेस्ट होस्टिंग सेलर्स। समझ लग गई ये चीज? अब ये सारी डिफरेंट इंटेंट है। चलें जी, आए अब हम देखते हैं, सर्च करते हैं उन्हीं कीवर्ड को, एडवांटेजेस ऑफ इंटरनेट फॉर एग्जांपल। जब मैं ये लिख के सर्च करता हूं ना एडवांटेजेस ऑफ इंटरनेट, अब जो नीचे मुझे वेबसाइट आए ये सारे क्या हैं? ब्लॉग्स हैं, सिंपल ब्लॉग्स, आर्टिकल्स हैं। व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ इंटरनेट, एडवांटेज ऑफ इंटरनेट, एडवांटेज ऑफ इंटरनेट, एडवांटेज ऑफ इंटरनेट एंड सो ऑन। ये सिंपल ब्लॉग नजर आ रहे हैं आपको, समझ लगी? अब इसमें इंफॉर्मेशनल में आपको, अच्छा इसको छोड़ दें, मैं दोबारा एक और गूगल खोलता हूं, उसमें मैं एक सर्च कर लेता हूं, हाउ टू इंस्टॉल वर्डप्रेस ऑन सर्वर फॉर एग्जांपल। अब जब हाउ टू वाला आ जाता है ना, तो उसमें वीडियो कंटेंट आता है, इसको भी छोड़ देते हैं। अभी मैं एक और सर्च करता हूं, गूगल पे जाके लिखते हैं बेस्ट डोमेन सेलर्स, बेस्ट डोमेन रजिस्ट्रार, और या हम होस्टिंग की बात करते हैं, बेस्ट होस्टिंग फॉर ब्लॉग। ओके, अब एक चीज पहले ये समझ लें,
कुछ कीवर्ड्स ऐसे हैं, कुछ क्यूरीज ऐसी होंगी जिनके ऊपर गूगल अपना स्पॉन्सर्ड शो करता है। इसे ये क्या है, व्हाट डज इट मीन बाय द स्पॉन्सर्ड? याद करें, कल मैंने आपको बताया था, कल के लेक्चर में फेसबुक वाले में, याद है, पेड एड्स। मैंने बताया था फेसबुक के अंदर हर 5वीं एड जो है वो पेड एड होती है, स्पॉन्सर्ड होती है। डू यू रिमेंबर? इसी तरह गूगल के अंदर भी पेड एड्स लगती हैं जिसे गूगल एड्स कहते हैं। याद करें, हमने कहा था कि डिजिटल मार्केटिंग में हम गूगल एड्स लगाना भी सीखेंगे अगर हमने पेड प्रमोशन करनी है गूगल के अंदर। अब ये देखें, ये होस्टगेटर कंपनी ने भी लगाई हुई है, ब्लू होस्ट ने भी लगाई हुई है, टॉप 10 ने भी लगाई हुई है और नेम चीप ने भी। यानी कि पहले 4 रिजल्ट जो हैं वो पेड है, पहले 4 रिजल्ट पेड है। लेकिन इसके साथ गूगल एक टर्म यूज करता है, स्पॉन्सर्ड। नजर आ रहा है? जैसे फेसबुक में अगर कोई ऑर्गेनिक पोस्ट है, सिंपल पोस्ट है, तो उसके साथ कुछ भी नहीं लिखा होता। वहीं पे अगर कोई पेड पोस्ट है तो क्या लिखा होता है? स्पॉन्सर्ड। याद है ना आप लोगों को? डू यू रिमेंबर? और जब सेम चीज गूगल के साथ होती है, गूगल के ऊपर कोई पेड रिजल्ट आता है तो गूगल लिख देता है स्पॉन्सर्ड, कि भाई ये स्पॉन्सर्ड है। मतलब ये कि ये जो रिजल्ट मैंने दिखाया है टॉप पे, ये मैंने पैसे लेके दिखाया है, जो एक्चुअल ऑर्गेनिक रिजल्ट है। अच्छा, अब अगर इस पे कोई क्लिक करेगा तो वो कौन सी ट्रैफिक होगी? उसे हम कहते हैं पेड ट्रैफिक। पेड, वो ऑर्गेनिक ट्रैफिक नहीं है, क्योंकि ये स्पॉन्सर्ड रिजल्ट के ऊपर आए। अब अगर यहां पे क्लिक होगा तो कौन सी ट्रैफिक होगी? ऑर्गेनिक। स्क्रीन क्लियर है सबको? स्क्रीन और वॉइस क्लियर है सबको? ओके, तो ये चीज समझ लगी। अब अगर कोई बंदा यहां पर क्लिक करेगा तो ये कौन सी ट्रैफिक होगी? ऑर्गेनिक। यहां पे क्लिक करेगा तो कौन सी ट्रैफिक होगी? पेड, क्योंकि ये स्पॉन्सर्ड एड्स हैं। ये पेड एड्स लगाई हुई है ना, तो इसलिए पेड ट्रैफिक। ये एसईओ के थ्रू आई है, यानी कि ये जो वेबसाइट थी, इसने अपनी वेबसाइट की एसईओ ऑप्टिमाइजेशन इतने अच्छे से की है कि गूगल ने इसे पहले पेज, पहले नंबर पर रैंकिंग कर दी। इसी तरह फिर हबस्पॉट है, फिर साइबर न्यूज है, फिर इसी तरह रिमोट ब्लिस है, इसी तरह होस्टिंग एडवाइस एंड सो ऑन। समझ लग रही है ये चीज? क्लियर हो गई? अब ये वाले जो रिजल्ट है ना, जो स्पॉन्सर्ड करके शो होते हैं, जो स्पॉन्सर्ड करके शो होते हैं, इनको क्या कहते हैं? SEM, सर्च इंजन मार्केटिंग। समझ लग गई? इन रिजल्ट्स को कहते हैं, इस प्रोसेस को कहते हैं SEM। क्लियर हो गई ये चीज? अब अगर यही रिजल्ट, ये वाले रिजल्ट किस वजह से हैं? SEM की वजह से। और ये रिजल्ट किसकी वजह से है? SEO की वजह से। ये चीज समझ लग गई? आपको बेसिक्स आइडिया हो गया SEO क्या है और SEM क्या है। यहां तक कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? अगर कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। Why all popular site show और टॉप ऑलवेज? आप SEO की बात कर रहे हैं या SEM की? उबैदुल्ला, आपका क्वेश्चन क्लियर नहीं है, सॉरी सर। ये गूगल को कैसे पता चलेगा कि हम क्या सर्च करना चाहते हैं? भाई आप जब एक कीवर्ड दोगे ना, जैसे देखें, ये इंसान भी तो समझ जाते हैं ना, जब आपसे कोई बात कर रहा होता है तो आपको पता चल जाता है ना, यार इसके बंदे के दिमाग में क्या चल रहा है, ये क्या पूछना चाहता है। जब आप मुझसे क्वेश्चन पूछते हो, मैं फौरन आपके क्वेश्चन का आंसर करता हूँ और वही चीज आंसर करता हूँ जो आप पूछना चाह रहे होते हैं। जैसे देखें, कल एक बंदे ने मुझसे क्वेश्चन पूछा, वो एफिलिएट वाला, तो मेरे जहन में फौरन एक एग्जांपल है और मैंने उससे एग्जैक्ट वो क्रॉस क्वेश्चन किया और उसने कहा सर मुझे मेरा आंसर मिल गया। तो मुझे पता चल गया ना अपने एक्सपीरियंस से, अपने नॉलेज से, कि भाई आपके दिमाग में चल क्या रहा है। तो गूगल तो बड़ा इंटेलिजेंट मशीन है, अब तो वैसे AI का जमाना है, तो वो तो आपकी इंटेंट बड़े अच्छे तरीके से समझ जाता है कि भाई जो बंदा ये कीवर्ड लिख रहा है वो चाहता क्या है। समझ लगी ये चीज?
जो रिजल्ट पेड वाले हैं वो एसईएम की वजह से हैं और जो ऑर्गेनिक वाले हैं वो एसईओ की वजह से हैं। बिल्कुल ठीक कहा आपने वलीद, ऐसा ही है सर। इंफॉर्मेशनल एंड एजुकेशनल इंटेंट कीवर्ड्स तकरीबन सेम नहीं, ये भी मैं एक्सप्लेन करता हूँ ताहिरा, अभी मैं इसके ऊपर आता हूँ दोबारा। किस टाइप के क्वेश्चन है गूगल को पता लग जाता है? जी जी बिल्कुल, ये चीज समझ लग गई। अभी आपने सिर्फ इस पे फोकस करना है एसईओ और एसईएम पे, कि एसईओ क्या है एसईएम क्या है। इसको हम थोड़ा सा कंपैरिजन भी कर लेते हैं, एसईओ वर्सेस एसईएम, ठीक है। इसको कंपैरिजन कर लें जी हम, एसईओ और एसईएम में क्या फर्क है। जब स्पॉन्सर्ड वेबसाइट को क्लिक मिलते हैं तो क्या वो भी काउंट होते हैं गूगल में? जी बिल्कुल वो भी काउंट होते हैं, गूगल में वो भी काउंट होते हैं, लेकिन उसे स्पॉन्सर्ड वो पेड ट्रैफिक कहते हैं। एसईओ क्या है? फ्री है। इसी तरह ही है ना, आप एसईओ सीख रहे हैं तो आपको एसईओ की कोई फी तो नहीं ना पे करनी गूगल को, गूगल कोई पैसे तो नहीं लेता ना एसईओ के, फ्री है ना। अब जी बिल्कुल पेड ट्रैफिक की भी वैल्यू होती है। अब आप फोकस करें एसईओ और एसईएम के कंपैरिजन पे जो हम कर रहे हैं। एसईओ फ्री है या पेड है, जल्दी से बताते जाएं। गूगल कोई पैसे तो नहीं लेता ना, एसईओ फ्री है। और एसईएम के पैसे लेता है गूगल? एसईएम पेड है। समझ लग गई? ये हम कंपेयर कर रहे हैं, एसईओ फ्री प्रोसेस है, एसईएम पेड प्रोसेस है। अब एसईओ जो है वो टाइम टेकिंग प्रोसेस है। मतलब ये कि भाई अगर मैं वेबसाइट को रैंक करना चाहता हूं तो मुझे 4 5 6 8 महीने लग सकते हैं। इट्स अ टाइम टेकिंग प्रोसेस। यू गेटिंग माई पॉइंट? गूगल डे वन मेरी वेबसाइट को रैंक नहीं कर देगा कभी भी, गूगल विल टेक टाइम। व्हाट अबाउट एसईएम? इट्स अ क्विक प्रोसेस। क्विक प्रोसेस कह लें, जैसे कि इंस्टेंट रैंकिंग है, फौरन से क्विकली। क्यों? क्योंकि गूगल ने पैसे लेने हैं भाई। मैं गूगल को अभी पे करूंगा और विद इन फ्यू मिनट मेरी जो वेबसाइट है वो यहां पर आ जाएगी स्पॉन्सर्ड में। सिंपल। समझ लगी बात? तो ये बड़ा क्विक प्रोसेस है। क्लियर हुई ये चीज? ये लॉन्ग टर्म रिजल्ट्स देता है हमें, ठीक है। और ये वाला हमें देता है till you are paying। समझ लगी इस बात की कि भाई जो एसईओ है ना वो लॉन्ग टर्म रिजल्ट देता है हमें। एक दफा मैंने अपनी वेबसाइट रैंक कर ली तो वो काफी अरसा रैंक रहेगी, ठीक है, रैंकिंग में रहेगी। लेकिन एससीएम के केस में क्या है? इस केस में क्या है भाई, जब तक होस्ट गेटर इसे पैसे दे रहा है ये यहां पर है। जिस दिन होस्ट गेटर ने इसे पैसे देना बंद किए ये वेबसाइट यहां से गायब। समझ लगी आपको? क्लियर हुई ये बात? तो ये तब तक रिजल्ट शो करेगा जब तक मैं पे कर रहा हूं गूगल को। जिस दिन पे करना बंद, एससीएम गायब। एसईओ ट्रस्ट वर्दी होता है जी। ये जो रिजल्ट है ना आप इनके ऊपर ज्यादा ट्रस्ट करते हैं एसईओ वाले रिजल्ट्स पे रेदर देन इन रिजल्ट्स पे, इन पे ट्रस्ट नहीं करते आप। और ये एक ह्यूमन साइकी है, जब आप सर्च करते हैं और इस तरह के स्पॉन्सर्ड रिजल्ट आते हैं अक्सर ये होता है हम इनके ऊपर क्लिक ही नहीं करते, क्लिक करने के बजाय नीचे चले जाते हैं और यहां पर जाके क्लिक कर रहे होते हैं। और हमें पता भी नहीं होता बहुत सारी दफा, जिस बंदे को पता ही नहीं ये स्पॉन्सर्ड वगैरह इन चीजों का, वो इन पर क्लिक करने के बजाय नीचे जाके क्लिक कर रहा होता है। समझ लगी ये बात? सर आपने एसईओ में सर्च किया कीवर्ड बट व्हाई ऑल पॉपुलर साइट्स सी ऑन टाइप ऑन टॉप सर्च रिजल्ट न्यू साइट क्यों नहीं? भाई अभी तो वो बता रहा हूँ, एसईओ टाइम टेकिंग है ना, न्यू वेबसाइट को रैंकिंग नहीं मिलती, टाइम लगता है, ठीक है। एक बंदा जो पिछले कई सालों से एक फील्ड में काम कर रहा है उसकी ट्रस्ट वर्दी ज्यादा होगा या एक नया बंदे की अहमियत ज्यादा होगी?
तो गूगल ने तो उसको रैंक करना है जिसके ऊपर वो ज्यादा ट्रस्ट करता है। ठीक है, ये हम पढ़ेंगे ईट का कंसेप्ट लेटर ऑन, जब एडवांस एसईओ की तरफ जाएंगे। ठीक है, मुझे ये बताएं कि एसईओ और एसईएम का कंपैरिजन आपको समझ लगा? ये पता चला एसईओ क्या है और एसईएम क्या है और इन दोनों में फर्क क्या है। अगर इनमें से रिलेटेड कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें पहले, ताकि फिर इसी बेस के ऊपर मैं मजीद आपको एसईओ का कंसेप्ट क्लियर करवाऊं। What is SEO and what is SEM? What is the difference between SEO and SEM? क्लियर हो गया सारा कुछ? कोई कंफ्यूजन, कोई डाउट? ट्रस्टवर्दी एसईओ वाली होती है जी, बिल्कुल ट्रस्टवर्दी एसईओ वाली होती है ना, एसईएम वाली नहीं। एसईओ कितना टाइम लेती है ये मुझे भी नहीं पता यार, देखते हैं आगे जाके। क्लियर, चलें जी। अब हम आ जाते हैं इंटेंट के ऊपर दोबारा, जो इंटेंट की हम बात कर रहे थे, यहां पर आ जाता हूं। अच्छा, एक चीज जहन में रखें, अब कोई बंदा गूगल को क्यों पे करेगा अपनी एड लगवाने के लिए एसईएम में? क्यों पे करेगा बताएं? या कौन सा बंदा है जो गूगल को पे करके एड लगवाएगा? हमें एज बीइंग ए ब्लॉगर हम तो ऐड नहीं लगाते। ऐसा बंदा जो प्रोडक्ट सेल करना चाहता है, प्रोडक्ट सेल करना चाहता है। अगर आप इंफॉर्मेशन बेच रहे हैं, इंफॉर्मेटिव ब्लॉग है, तो इंफॉर्मेटिव पर आपको एसईएम नजर नहीं आएगा। एडवांटेज ऑफ इंटरनेट, इंफॉर्मेटिव, कोई एसईएम। देखें स्पॉन्सर्ड एड्स नजर आ रही हैं, नहीं आएंगे। यही जब सेल्स का इंटेंट में गया, बेस्ट होस्टिंग फॉर ब्लॉग्स, यानी कि होस्टिंग बेचने की बात हो रही है। ठीक है, अब देखें अगर मैं सर्च कर रहा हूं कि बेस्ट होस्टिंग कौन सी है, इसका क्या मतलब है? मैं खरीदना चाहता हूं ना होस्टिंग। इंटेंट क्या है बेस्ट होस्टिंग के पीछे? अगर मैं ये सर्च कर रहा हूं कि किस कंपनी की होस्टिंग सबसे अच्छी है, तो इसका क्या मतलब है? मे बी मैं वो होस्टिंग खरीदना चाहता हूं। मेरी बात फॉलो कर रहे हैं? ठीक है, इसका मतलब ये कि मैं होस्टिंग बाय करना चाहता हूं। अगर मैं होस्टिंग बाय करना चाहता हूं तो इसका मतलब सेल्स जनरेट होंगे ना। तो ऐसे कीवर्ड जिनके पीछे सेल्स जनरेट करना मकसद हो, इंटेंट सेल्स जनरेट करना, उन कीवर्ड को क्या कहते हैं? कमर्शियल। सिंपल, अभी लेमैन में बता रहा हूं। अभी इसकी बहुत सारी टाइप्स हैं, कोई 15-20 टाइप्स तो मैं आपको पढ़ाऊंगा बट लेटर ऑन, अभी तो सिर्फ इंट्रोडक्शन हो रहा है। अगर मकसद किसी कीवर्ड के पीछे सेल परचेज हो, सेल्स जनरेट करना हो, तो ऐसे कीवर्ड को नॉर्मली कमर्शियल कीवर्ड्स कहते हैं। दैट्स इट। ठीक है, तो जब ऐसे कीवर्ड्स होंगे जिनके ऊपर सेल्स जनरेट करना मकसद होगी, वहां पे स्पॉन्सर्ड एड्स आपको नजर आएंगे। और ऐसे कीवर्ड को रैंक करना भी थोड़ा सा मुश्किल होता है, ये ज़हन में रखें। ऐसे कीवर्ड की रैंकिंग थोड़ी सी डिफिकल्ट होती है, क्योंकि ये हाई सीपीसी कीवर्ड्स होते हैं। अब सीपीसी क्या होता है अभी फिलहाल छोड़ते हैं। यानी कि लेमैन के तौर पे इतना समझ लें कि अगर आपकी किसी ऐसे कीवर्ड पर वेबसाइट रैंक हो रही है जिसके ऊपर स्पॉन्सर्ड एड्स हैं, तो आपकी अर्निंग ज्यादा होगी। जिसके ऊपर एडवर्टाइजर ज्यादा हैं, अगर वही आर्टिकल आपका रैंक हो रहा है, तो आपकी अर्निंग गूगल एडसेंस से ज्यादा होगी एज कंपेयर टू अदर आर्टिकल्स। ठीक है भाई, एक सिंपल सी बात मैं आपको समझाता हूं। अब गूगल के ऊपर अगर मेरी वेबसाइट रैंक हो रही है, एडसेंस लगाया, तो गूगल मुझे पे करेगा ना। सिंपल छोटे छोटे कुछ सवाल पूछूंगा और आपने मुझे जवाब देते जाना है, और उन्हीं सवालों से आपको बहुत कुछ समझ लग जाएगा। मैंने एक वेबसाइट बनाई और उसके ऊपर आर्टिकल पब्लिश किया, और मैंने अपनी वेबसाइट को रैंक कर दिया, और उसके ऊपर गूगल एडसेंस भी लगा लिए। अब अगर उसके ऊपर ट्रैफिक आएगी तो गूगल मुझे पे करेगा ना। अब अगर वो आर्टिकल है एडवांटेजेस ऑफ इंटरनेट, एडवांटेज ऑफ इंटरनेट क्या है? इंफॉर्मेशनल है ना। इंफॉर्मेशनल कीवर्ड पर कोई गूगल पर ऐड ही नहीं चला रहा, तो गूगल मुझे बहुत कम पे करेगा। अब वहीं पे मेरा आर्टिकल रैंक हो गया बेस्ट होस्टिंग फॉर ब्लॉग्स। अब बेस्ट होस्टिंग फॉर ब्लॉग्स के ऊपर बहुत सारी कंपनीज अपनी एड लगा रही हैं। इसका क्या मतलब है? गूगल को पे कर रही हैं। इसका मतलब है गूगल को पे कर रही हैं। अब मेरी वेबसाइट अगर रैंक हो गई इस कीवर्ड पर, तो गूगल मुझे ज्यादा पे करेगा या कम पे करेगा?
तो गूगल मुझे ज्यादा पे करेगा ना। एग्जैक्टली तो मेरी अर्निंग ज्यादा हो जाएगी। तो इसका मतलब ये है कि अगर मेरे ऐसे कीवर्ड रैंक हो जाएं जिनका इंटेंट कमर्शियल है, तो भाई मेरी अर्निंग बढ़ सकती है। मेरी बात फॉलो कर रहे हैं ना? तो मेरी अर्निंग बढ़ जाएगी। लेकिन चूंकि अर्निंग बढ़ेगी, और ये कल वाला फॉर्मूला याद है ना आपको, इजी टू लर्न हार्ड टू अर्न, कि जो चीज जितनी आसान होगी उससे कमाना उतना ही मुश्किल होगा, और जो चीज जितनी मुश्किल होगी उससे कमाना उतनी ही आसान और ज्यादा अर्निंग होगी। भाई अब ये कीवर्ड से अर्निंग ज्यादा हो रही है तो इसकी रैंकिंग मुश्किल होगी। समझ रहे हैं ना? मेरी बात फॉलो कर रहे हैं ना? कि भाई अगर ऐसे कीवर्ड मेरे रैंक हो रहे हैं जिन पर गूगल पर एड्स चल रही हैं, यानी कि गूगल उनके अच्छे खासे पैसे ले रहा है, तो वो मुझे भी ज्यादा पे करेगा। बस सिंपल इज दैट। जिन कीवर्ड के ऊपर गूगल के अंदर एड्स शो हो रही हैं स्पॉन्सर्ड, उन कीवर्ड्स पर अर्निंग ज्यादा होती है अगर आप रैंक कर जाएं तो। क्लियर? ये कमर्शियल इंटेंट होते हैं। थोड़ा सा कंसेप्ट बिल्ड हो रहा है। अब आ जाएं इसके ऊपर। अब चलें जी, इसको मैं सब कैटेगरी बना लेता हूं। बेसिकली मैं दो ही कैटेगरी लेके चल रहा हूं अभी आसानी के लिए, इंफॉर्मेशनल एंड कमर्शियल। अब इंफॉर्मेशनल के अंदर फिर काफी सारी डिफरेंट सब कैटेगरी है। एजुकेशनल इज वन ऑफ द इंफॉर्मेशनल इंटेंट। अब इंफॉर्मेशनल में ये होता है क्या, कैसे, कब, क्यों, यही होता है ना। याद है ना वो WH क्वेश्चन जो बचपन में आपने स्कूल में पढ़े थे? बचपन में आपने स्कूल में कुछ क्वेश्चंस पढ़े थे ना, कब, क्यों, कैसे, क्या। WH क्वेश्चन जिसे कहते थे, व्हाट, व्हाई, हाउ, व्हाट, व्हाई, वेयर, व्हेन, हाउ। याद है ना? ये सारे क्या है, इंफॉर्मेशनल है। अब उसमें से जो एक कैटेगरी है ना, हाउ वाली, हाउ, इसका मतलब ये है कि मैं कोई प्रैक्टिकली चीज देखना चाह रहा हूं, प्रैक्टिकली कि ये काम होता कैसे है। व्हाट इज विंडो 11? इंफॉर्मेशन है, रीड करना चाहता हूं कि है क्या। हाउ टू इंस्टॉल विंडो 11, मतलब मैं अब इंस्टॉल करना चाहता हूं, प्रैक्टिकल करना चाहता हूं। जहां पे चीजें सिंपल आ जाए ना रीड करना, वो है सिंपल इंफॉर्मेशनल। सिंपल इंफॉर्मेशनल, जैसे एडवांटेज ऑफ इंटरनेट, इसके ऊपर आपको वीडियोस नहीं नजर आएंगे। ये देखें, नजर आ रहा है? इसके ऊपर सारी वेबसाइट्स हैं। जहां पे आ जाए बात हाउ की, कैसे, कि भाई कैसे करना है ये काम, प्रैक्टिकल है। हाउ टू इंस्टॉल विंडो, हाउ टू इंस्टॉल वर्डप्रेस। अब इसके ऊपर आपको वीडियोस नजर आना शुरू हो जाएंगे। ये देखें, पूरे का पूरा वीडियो पैनल आता है। ये देखें, ठीक है? आप व्यू मोड में जाएं, देखें उसने सारी वीडियो निकाल के दे दिया आपको। अब इससे ये पता चलता है कि ये एक ऐसा कीवर्ड है जिस पर लोग पढ़ना कम और वीडियोस देखना ज्यादा पसंद करते हैं। समझ लगी? कि अब ब्लॉगिंग के अंदर ही व्लॉगिंग भी शामिल हो गई, रिटन कंटेंट के अंदर वीडियो कंटेंट भी शामिल हो गया। ये इंटेंट है। यहां तक अंडरस्टैंडिंग हुई कि बेसिकली है ये दोनों इंफॉर्मेशनली। एक है सिंपल रिटन इंफॉर्मेशन, एक है हाउ वाली इंफॉर्मेशन। इसे हम कहते हैं गाइड, गाइडेड या एजुकेशनल भी कहते हैं समटाइम, कि जहां पर आपको कुछ एजुकेट किया जाए, सिखाया जाए कि हाउ टू इंस्टॉल विंडो, हाउ टू इंस्टॉल वर्डप्रेस, हाउ टू प्ले दिस, हाउ टू डू दिस। ठीक है? समझ लगी ये चीज? और जहां पे कोई चीज सेलिंग के ऑप्शन आ जाए, कुछ बेचने की बात हो जाए, वो हो जाता है कमर्शियल। क्लियर? ये सिंपल इंटेंट है। मैं सिर्फ अभी इंटेंट बताना चाह रहा हूं कि गूगल को खुद पता चल जाता है कि भाई इंटेंट क्या है इस कीवर्ड की। क्या आप कुछ रिटर्न पढ़ना चाहते हैं, कोई ऐसा कीवर्ड है जिसपे वीडियो भी आपको चाहिए, या कोई ऐसा कीवर्ड है जिसपे कोई सेल परचेज हो रही है, ये सारी चीजें। समझ लग गई ये चीज? हाउ टू बाय। अच्छा, एक सिंपल फार्मूला मैं आपको बता देता हूं। जिस चीज की आपको ना समझ लग रही हो ना, गूगल से पूछ लिया करें। मुझे नहीं पता चल रहा कि हाउ टू बाय में क्या होगा, ठीक है? फॉर एग्जाम्पल, हाउ टू बाय वेबसाइट होस्टिंग। अब मैं जाता हूं गूगल से पूछ लेता हूं। अब देखें इसके ऊपर भी सेल्स इंटेंट भी है, तो स्पॉन्सर्ड भी आ गई, और साथ में इसके ऊपर रिटर्न आर्टिकल भी आ गए।
ये सारा, और साथ में वीडियोस भी आ गई। यानी कि अब ये एक ऐसी इंटेंट है जो गूगल खुद को नहीं पता चल रहा कि ये क्या है। गूगल कहता है भाई ये इंफॉर्मेशन में भी है, ये सेल्स में भी है, ये एजुकेशनल हाउ टू गाइड वाले में भी है। तो गूगल ने हर तरह का रिजल्ट शो कर दिया। समझ लग गई। सम टाइम कोई कीवर्ड सिंगल इंटेंट होता है, सम टाइम कोई कीवर्ड मल्टी इंटेंट होता है, तो उसमें मुख्तलिफ इंटेंट हो सकती है। समझ लग गई ये चीज। तो जो चीज ना समझ लगे डायरेक्ट गूगल से पूछ लें। जब गूगल से पूछेंगे आपको खुद ही चीजें क्लियर होना शुरू हो जाएंगी। तो ये चीज समझ लग गई आपको, यहां तक कोई इश्यू तो नहीं है आपको? इजी है ना, चीजें बहुत सिंपल सी हैं। तो ये इंटेंट आप जहन में रखिएगा, जिस बंदे को अपनी यूजर की इंटेंट पता चल जाए ना, वो बंदा कामयाब है। ठीक है, ओके। आ जाए जी आगे, मजीद थोड़ा सा करते हैं। हाउ सर्च इंजन वर्क्स। सर्च इंजन काम कैसे करते हैं? मल्टी इंटेंट क्लियर कर दिया। सॉरी नुमान, आपको कोई इश्यू है या आप ये कह रहे हैं कि मुझे क्लियर हो गया है? अगर कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं अभी तक। अगर आपको एसईओ, एसईएम, इंटेंट, सर्च इंटेंट, कीवर्ड, इसमें कोई इश्यू है या डाउट है तो पूछ लें। अब देखें, कोई कीवर्ड ऐसे होते हैं जिसका हमें एग्जैक्टली पता चल जाता है। जी वकास। जी, अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा, सर अगर एक वेबसाइट स्पॉन्सर्ड है, हमें शो हो रही है स्पॉन्सर्ड, हम्म। वो अपनी प्रोडक्ट सेल कर रही है, तो हम्म। जब हम उसको ओपन करेंगे तो जो गूगल एड्स उस पर चल रहे होंगे तो गूगल भी उसको पे कर रहा होगा अगेन, हाँ वेबसाइट ओपन करके। जी। तो इस तरह मतलब उसको ट्रैफिक ज़्यादा मिल रही होगी और प्लस माइनस ही हो जाएगा। क्या प्लस माइनस हो जाएगा? यानी जितना वो पे कर रहा होगा गूगल को, हाँ। ऑलमोस्ट उतना जो है गूगल एड से, अगर नहीं नहीं उसकी नहीं वेबसाइट पे 4-5 ऐड चल नहीं रही हैं नहीं, गूगल ऐसा की। ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं होता। मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ ये। इसके अलावा कोई क्वेश्चन है? नहीं सर, बस यही। चले ठीक है, थैंक यू, शुक्रिया। अल्लाह हाफिज। ऐसा नहीं होता यार। देखो अब अगर एक क्लिक का गूगल ने मुझसे $1 लिया ना, और वो जो क्लिक करके मेरी वेबसाइट पे बंदा आया ना, हो सकता है वो मेरी किसी ऐड पर क्लिक ही ना करें, तो इंप्रेशन के पैसे मिलने, हो सकता है मुझे 1 सेंट मिल रहा हो। $1 पे करके 1 सेंट लिया, तो 1% ही तकरीबन मुझे ROI मिलती है। तो इस वजह से हम, अगर ऐसा होता फिर तो ब्लॉगर सारे के सारे अपनी गूगल एड्स चलाना शुरू कर देते। ऐसा नहीं होता। ठीक है, तो ये कंसेप्ट आपको खुद ही समझ लग जाएगा कुछ अर्से में। देखें, ये मैंने आपको बताया था कुछ कीवर्ड्स होते हैं जिसकी एक इंटेंट होती है। जैसे कोई कीवर्ड है वो सिर्फ इंफॉर्मेशन है, कोई कीवर्ड ऐसा है जो सिर्फ एजुकेशन है, कोई कीवर्ड ऐसा है जो सिर्फ कमर्शियल है, कोई कीवर्ड ऐसा है जो इंफॉर्मेशनल भी होता है और कमर्शियल भी होता है। ठीक है, मल्टी इंटेंट। ठीक हो गया। अच्छा, अब मेन चीज है कि हाउ सर्च इंजन वर्क्स। सर्च इंजन काम कैसे करता है? देखें, 3 बेसिक स्टेप हैं सर्च इंजन के, किसी भी सर्च इंजन के। द वन इज क्रॉल, इंडेक्स एंड सर्च। ठीक है, ये 3 बेसिक स्टेप होते हैं सर्च इंजन की वर्किंग के। क्या सबसे पहले सर्च इंजन ने क्रॉल करना है, फिर इंडेक्स करना है, फिर सर्व करना है। अब ये क्रॉल क्या चीज है? क्रॉल करना मतलब रीड करना। इंडेक्स मीन सेव कर लेना, ठीक है, अपने पास। सर्व मीन रैंकिंग। ठीक है। अच्छा, इसकी एक एग्जांपल मैं देता हूँ। आपके पास एक, आपके घर में एक छोटा सा बच्चा है, 1.5-2 साल उसकी फॉर एग्जांपल एज है। आपने उस बच्चे को बताया कि बेटा ये माउस है, ये कीबोर्ड है, ठीक है, ये फ्लैग है, ये वाइट माउस है। आपने 3-4 चीजें उसे बता दी कि ये मोबाइल फोन है, ये कपड़े हैं, ये टेबल है। ये क्या किया आपने? उसे गाइड किया, रीड किया। अब बच्चे ने कहा ओके दिस इज माउस, दिस इज कीबोर्ड, दिस इज फ्लैग। बच्चे ने समझ लिया।
अब बच्चे ने ये चीज समझ के क्या की, अपने दिमाग में सेव कर ले। अब आपने बच्चे को अगले दिन कहा कि बेटा मुझे माउस पकड़ाओ। अब मुझे ये बताओ, बच्चा आपको माउस देगा या कीबोर्ड उठा के ले आएगा? माउस ही उठा के लाएगा ना, क्योंकि अब बच्चे के दिमाग में ये बात डाल दी गई, सेव कर दी गई कि दिस इज माउस, ये माउस नहीं है। तो बच्चा ये चीज नहीं पकड़ाएगा, आपको माउस ही ला कर देगा। एग्जैक्टली यही काम गूगल के साथ होता है। गूगल को हम पहले बताते हैं। बताते कैसे हैं? जब हम अपनी वेबसाइट में कंटेंट डालते हैं तो गूगल का एक बोट होता है, ये समझ लें कि एक वर्चुअल सॉफ्टवेयर होता है जो हमारी वेबसाइट पे आता है, हमारी वेबसाइट को रीड करता है। इसको कहते हैं क्रॉल करना। क्रॉल करना कहते हैं वो जब बच्चा रेंगता है ना, क्रॉलिंग करता है, जब छोटा बच्चा होता है 6-8 महीने का, उसको क्रॉलिंग कहते हैं। इसी तरह गूगल भी आपकी वेबसाइट पे आके बेसिकली क्या कर रहा होता है, क्रॉल कर रहा होता है, रीड कर रहा होता है, आपके कंटेंट को पढ़ रहा होता है। जब वो कंटेंट पढ़ लेता है तो वो फिर अपनी डेटाबेस में स्टोर करता है, सेव करता है अपने पास। फिर जब कोई उससे रिलेटेड कोई क्यूरी होती है, कोई कीवर्ड होता है, सर्च होती है, तो फिर गूगल वही कंटेंट आपको लाकर रैंक कर देता है, शो कर देता है। समझ लगी? सिंपल सा स्टेप है। अब मैं अगर यही बात करूं कि हाउ गूगल वर्क्स, ठीक है, तो गूगल हमेशा नॉर्मल सर्च इंजन से एक कदम आगे रहता है। गूगल में क्रॉलिंग होती है, फिर अंडरस्टैंडिंग होती है, फिर इंडेक्सिंग होती है, फिर सर्विंग होती है। ठीक है, यानी कि गूगल सबसे पहले आपका कंटेंट रीड करता है, फिर उसको अंडरस्टैंड करता है कि भाई इसके पीछे इंटेंट क्या है, पर्पस क्या है इस कंटेंट का, इसका मकसद क्या है, आप कहना क्या चाहते हैं। अब एप्पल एप्पल है, अब जब तक एप्पल को समझेगा नहीं गूगल, तो क्या पता आप एप्पल फ्रूट वाली बात कर रहे हैं या एप्पल आईफोन वाली बात कर रहे हैं। मेरी बात समझ लग रही है? फिर गूगल उसको इंडेक्स करता है, सेव करता है अपने पास, फिर गूगल उसके बाद उसको रैंकिंग करता है उसके अकॉर्डिंगली। तो इंटेंट के बगैर एसईओ नामुमकिन है, ये जहन में रखें। तो आपका भी मेन मकसद यही है, अपने यूजर की इंटेंट को अंडरस्टैंड करना। वो इंटेंट कैसे अंडरस्टैंड होगी, वो आगे हम अगली क्लासेस में ऐसा ऐसा पढ़ते चले जाएंगे, समझ जाएंगे, और बड़ी इजीली आपको पता चल जाएगा कि ये इंटेंट क्या होती है। आपको सिंपल ये बताएं, गूगल का पता चल गया गूगल काम कैसे करता है। गूगल 4 स्टेप्स में काम करता है। वैसे तो इसके मोर देन 200 डिफरेंट फैक्टर्स हैं, ठीक है, बहुत सारी डिफरेंट स्टेजेस हैं, लेकिन ये 4 बेसिक स्टेजेस हैं गूगल की। सबसे पहले गूगल ने आपका कंटेंट क्रॉल करना है, यानी कि अब लाखों नहीं करोड़ों वेबसाइट्स हैं। अब गूगल को हर वेबसाइट का कैसे पता चलेगा भाई? गूगल हर वेबसाइट के पास जाएगा और उसका कंटेंट पढ़ेगा जाके। जब पढ़ेगा फिर उसे समझेगा, अंडरस्टैंड करेगा, भाई इसका मकसद क्या है, आप बताना क्या चाहते हो, क्या समझाना चाहते हो। सिर्फ वर्ड्स नहीं देखेगा गूगल, उसका इंटेंट निकालेगा, उसका मकसद निकालेगा, उसके पीछे की लॉजिक निकालेगा। तो फिर गूगल वो इंटेंट अपने पास स्टोर करेगा, सेव करेगा। फिर जब कोई भी बंदा कोई चीज सर्च करेगा उससे रिलेटेड, तो गूगल आपकी वेबसाइट को रिकमेंड कर देगा। तो ये 4 स्टेप्स हैं। ये चीज समझ लगी, या इसमें कोई कंफ्यूजन, कोई इश्यू है तो आप मुझसे पूछ लें, यहां तक कुछ भी। जी ताहिरा। जी अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। अब मुझे ये नहीं पता कि मेरा जो क्वेश्चन है वो बहुत अर्ली है या मुझे ये भी नहीं पूछना चाहिए या वेट करना चाहिए, लेकिन मैंने कहा चले मैं आपसे पूछ लेती हूँ, आप जैसे गाइड कर देंगे। आपने पहले जो कीवर्ड्स का जिक्र किया था कि कुछ होते हैं मल्टी इंटेंट और कुछ होते हैं सिंगल इंटेंट वाले, तो हमें हमारे लिए कौन से बेहतर होते हैं, हमें किन को चूज करना चाहिए? ये आई होप ये क्वेश्चन टू अर्ली नहीं है। हाँ, टू अर्ली है। टू अर्ली है? चलें हाँ ठीक है सर। हाँ हाँ, ये आपको ठीक है खुद ही सर, पता ओके। चल जाएगा। इसके ठीक है ऊपर सर, आगे थैंक यू। आगे जाके ना हमने पूरी ये समझने प्लानिंग के ऊपर वर्किंग करने हैं कि ब्लॉग को जब हमने बनाना है ना, तो हम ऐसे कि ब्लाइंडली शॉट नहीं खेलेंगे, हम बाकायदा प्लानिंग करेंगे। हम नीच रिसर्च करेंगे, कीवर्ड रिसर्च करेंगे, उसकी मैपिंग करेंगे, उसके कंटेंट मैपिंग करेंगे, कीवर्ड का क्लस्टर बनाएंगे। फिर हम देखेंगे कौन से कीवर्ड से हमें कितना फायदा होगा, कितना लॉस होगा, इसके कंपटीटर्स कौन होंगे, इसका कंपटीशन कितना होगा, वो कितना इजी टू रैंक है, कितना डिफिकल्ट टू रैंक है। फिर उसके अकॉर्डिंगली हम चूज करेंगे। कुछ कीवर्ड होंगे जो स्टार्ट में हम रिजेक्ट कर देंगे, बाद में उन्हीं कीवर्ड्स के ऊपर काम कर रहे होंगे। तो ये भी सारी ठीक हो प्लानिंग गया। है, ये बाद में हम बड़ी डिटेल में स्टडी करेंगे इंशाल्लाह। थैंक यू सर, ठीक हो गया सर, ओके थैंक यू। ओके, अल्लाह हाफिज़।
जी क्लियर है, मतलब क्रॉल की वजह से गूगल को एआई कंटेंट का पता लगता है। जी 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 जी, अंडरस्टैंडिंग की वजह से गूगल जब कंटेंट रीड करता है तो वो अंडरस्टैंड करता है ना। तो गूगल का एक एल्गोरिदम है हेल्पफुल कंटेंट के नाम से, हेल्पफुल कंटेंट। तो गूगल ये देखता है कि ये कितना हेल्पफुल है आपके यूजर के लिए, जो सर्च क्यूरी हो रही है उसके पीछे की इंटेंट क्या है, और उस इंटेंट के लिए आपका आर्टिकल कितना इंपॉर्टेंट है, कितना हेल्पफुल है। तो अगर वो ज्यादा हेल्पफुल होगा तो ज्यादा अच्छी रैंकिंग होगी। अब ये हेल्पफुल कंटेंट क्या होता है, इसके ऊपर हमारा डिटेल्ड लेक्चर होगा वैल्यू एडिड कंटेंट के ऊपर। क्लियर हुई? अभी मैं सिर्फ बेसिक चीजें बता रहा हूँ, ओवरव्यू बता रहा हूँ, अंडरस्टैंडिंग करवा रहा हूँ आप लोगों को कि भाई ये गूगल क्या है, ये सर्च इंजन क्या है, ये काम कैसे करता है, ये एसईओ क्या है, एसईएम क्या है, ये वर्किंग कैसे करते हैं, सिर्फ ये चीजें अभी हम देख रहे हैं। फैच और क्रॉलिंग में डिफरेंस क्या है? कोई डिफरेंस नहीं है जी, फैच और क्रॉलिंग एक ही चीज है। फैच करना भी तभी होता है फैच जब क्रॉल कर रहे होते हैं। ठीक हो गया जी ये चीज, यहां तक कोई कंफ्यूजन, कोई इशू? चलें, छोटा सा मैं एक और बताता हूं, सर्च इंजन वर्सेस आंसर इंजन। ओके, एक चीज होती है सर्च इंजन, नाम सुना हुआ है सबने? सर्च इंजन का नाम सुना हुआ है? जल्दी से बताएं, कोई बंदा ऐसा तो नहीं था जिसने सर्च इंजन का नाम ना सुना हो पहले। आंसर इंजन का नाम सुना हुआ है? आंसर इंजन, अच्छा, बहुत सारे लोगों ने नहीं सुना, ठीक है। आंसर इंजन उसे कहते हैं जो आपको सर्च करने के साथ साथ आपको आपके सवालों का जवाब भी दे दे, जैसे कि चैट जीपीटी करता है भाई, आपके साथ आप सवाल पूछते हैं जवाब ही दे देता है। गूगल एक आंसर इंजन है बेसिकली। अगर मैं गूगल से पूछूं सीईओ ऑफ गूगल, कि भाई गूगल का सीईओ कौन है, तो गूगल ने डायरेक्ट मुझे आंसर कर दिया सुंदर पिचाई। अगर ये सिर्फ सर्च इंजन होता तो गूगल मुझे ये वेबसाइट रिकमेंड करता कि भाई आपका आंसर इन वेबसाइट्स में है, लेकिन गूगल ने डायरेक्टली मुझे आंसर कर दिया कि सुंदर पिचाई इज द सीईओ ऑफ गूगल। ठीक है, इसी तरह अगर मैं पूछूं उससे कि हु इज इंजीनियर गुलाम अब्बास, तो वो मुझे आंसर करेगा कि कौन है गुलाम अब्बास। ठीक है, उसे पता है, ये आंसर इंजन है। अब अगर मैं पूछूं हु इज सीईओ ऑफ डिजिट माइक्रोसॉफ्ट, ठीक है, ये लेंगे, उसने आंसर कर दिया सैन नडेला। ठीक है, तो ये चीजें बेसिकली आंसर इंजन होती हैं कि हमें डायरेक्ट आंसर कर रहा है। स्टेप्स टू इंस्टॉल विंडो 10, डायरेक्ट मुझे ये स्टेप्स बता रहा है कि ये 7 स्टेप हैं जी विंडो 10 इंस्टॉलेशन के। ये आंसर कर रहा है मुझे, डायरेक्ट आंसर। ये आंसर इंजन है। आंसर इंजन जो है वो सर्च इंजन की एक एडवांस शेप है, यानी कि एक स्टेप मजीद आगे ले जाएं, उसको मजीद बेहतर बना लें सर्च इंजन को, तो वो आंसर इंजन हो जाता है। ठीक है, ये चीज समझ लग गई? यहां तक कोई कंफ्यूजन, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? बेसिकली गूगल इज एन आंसर इंजन। गूगल एक आंसर इंजन है जो अभी मजीद एडवांस होने जा रहा है एआई की मदद से। जी, ये वेबसाइट से उठाता है। देखे ना, मेन चीज क्या थी, गूगल ने जब डाटा रीड किया तो क्या उसने रीड करके इंडेक्स कर लिया सिर्फ? अब अगर बच्चे को आपने 10 क्वेश्चन याद करवाए, 10 क्वेश्चन, और बच्चे ने बस वो लिख लिए, उसे समझा नहीं, और बाद में जब आप क्वेश्चन पूछेंगे तो बच्चा आंसर नहीं कर सकता, बच्चा आंसर नहीं कर सकता। समझ रहे हैं ना मेरी बात? लेकिन अगर आपने बच्चे को अंडरस्टैंड करवाया, समझाया उन क्वेश्चंस को, और तब आपने क्वेश्चन पूछा, तो बच्चा डायरेक्ट आंसर करेगा। तो उसके लिए अंडरस्टैंडिंग जरूरी है आंसर इंजन के लिए। आंसर इंजन के लिए
कंटेंट को अंडरस्टैंड करना ये बहुत जरूरी है। अगर कंटेंट को अंडरस्टैंड कर लेंगे तो उस कंटेंट में से गूगल को खुद पता चल जाएगा भाई ये इसका आंसर है। समझ लग गई? अब मेरे जैसे बंदे को भी गूगल उठा के वहां पे प्रेजेंट कर रहा है। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे अगर हम सर्च करें हु इज हिशाम सरवर, ये मुझे बताएगा कि ये पाकिस्तानी फ्रीलांसर है, ब्रॉट गुड नेम टू पाकिस्तान फ्रीलांस इंडस्ट्री। अब ये उसने कहां से डाटा उठाया? jumpstartpakistan.com से। ठीक है, अब ये इसी तरह उठाता है। अब हु इज द सीईओ ऑफ वर्कचेस्ट, ये देखें ये भी उसे गूगल को पता है। ठीक है, हु इज द रिचेस्ट फ्रीलांसर इन पाकिस्तान, ये हिशाम सरवर के ऊपर उन्होंने आर्टिकल लिखा हुआ है प्रो पाकिस्तानी ने। ठीक है, तो ये देखें ये इसे खुद पता है आंसर्स का ना। और हर आंसर का, हर क्वेश्चन का आंसर दे ये जरूरी नहीं है। जैसे मैं इससे पूछूं अगर हु इज सीईओ ऑफ डिजिटल एप्लीकेशंस, मुझे नहीं पता इसका आंसर ये कर पाएगा। हाँ इसने कर दिया जी, गुलाम अब्बास। ठीक है, ये इसे पता था। हु इज द सीईओ ऑफ सेल बाबा का पूछते हैं जी। हाँ, अब ये देखें, अब ये सेल बाबा का इसने कोई ये पुराना डाटा उठाया हुआ है। ठीक है, कि सेल बाबा का सीईओ कौन है। तो अच्छा, अगर इसी को मैं sellbaba.com कर दूं तो अब ये देखें ये इसका आंसर देने के काबिल नहीं है, क्योंकि ये कंफ्यूज्ड है। उसने नाम तो उठा रहा है लेकिन अभी तक उससे कंफर्म नहीं है। ठीक है, तो कुछ चीजों का डाटा उसके पास नहीं भी होता। लेकिन यहीं पे जब मैं पूछूं डिजिटल एप्लीकेशंस, तो वो चूंकि ये मेरी कंपनी है तो उसने बता दिया कि भाई गुलाम अब्बास सीईओ है यहाँ का। ठीक है, तो ये चीजें इसी तरह गूगल को पता चल जाती हैं। ठीक है, तो गूगल क्या है? आंसर इंजन है। क्लियर होगी? अच्छा, एक और एक्सपेरिमेंट करते हैं जी, मुझे नहीं पता ये बता पाएगा या नहीं। व्हाट इज द कॉन्टैक्ट नंबर ऑफ इंजीनियर गुलाम अब्बास? हाँ, इसने वैसे शो कर दिया कॉन्टैक्ट नंबर, लेकिन अलग से आंसर नहीं किया, इसकी डिस्क्रिप्शन में शो कर दिया। ठीक है, ये इसको, एक तो गूगल को हम पे शक ही बहुत रहता है कि पता नहीं ये इंसान भी हैं या नहीं। इसकी जगह फोन नंबर अगर करें, कुछ चीजें ये उठा लेता है। अब यहीं पे अगर मैं कहूं कि ओके फोन नंबर ऑफ डिजिटल एप्लीकेशंस, पता नहीं उठाता है। हाँ, अब ये देखें, अब जब मैंने अपनी कंपनी का लिखा तो उसने ये, चूंकि मेरा ऑफिशियल नंबर है कंपनी का है, तो ये देखें उसने कैसे बोल्ड करके बड़ा करके बता दिया डिजिटल एप्लीकेशंस फोन नंबर, ये भी उठा लिया। समझ लग गई? अब अगर यहीं पे कुछ लोगों का, अब चलें देखते हैं जी, फोन नंबर ऑफ हिशाम सरवर, नहीं जी उसका नहीं उठाता, इन्फोमिस्ट। हाँ, अब ये उनकी कंपनी है इन्फोमिस्ट, कंपनी का उन्होंने डाटा उठा लिया। ठीक है, तो ये चीजें इस तरह से हमें पता चल जाती हैं। अब ये देखें, यहाँ से आप कोई भी डाटा डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ के आंसर निकाल सकते हैं। ठीक है, क्लियर होगी जी ये चीज भी? आपको आइडिया हो गया कि गूगल एक आंसर इंजन है। आंसर इंजन जो है वो सर्च इंजन की ही एक एडवांस शेप है। ये बेसिकली सर्च इंजन ही होता है, लेकिन एक ऐसा सर्च इंजन जो आपके क्वेश्चन के आंसर भी दे सके, वो बस आंसर इंजन होता है। ठीक हो क्या जी? यहां तक कोई क्वेश्चन है तो पूछें। ओके, हम मजीद थोड़ा सा आगे करें। चलें जी, एसईओ के बारे में अब हम थोड़ा सा स्टडी करते हैं। चलें जी, एसईओ क्या है? ठीक है, एसईओ बेसिकली, एसईओ, अच्छा चले मैं आपको ना एक चीज, चलें जी, एसईओ इज अ कंपटीशन। मैं आपको एक छोटी सी एग्जांपल देता हूं, फिर आपसे क्वेश्चन पूछूंगा, फिर आपको क्वेश्चन से आंसर भी खुद ही मिल जाएगा। चलें जी, मैं एक पहेली आपको पूछने लगा। पहेली नहीं, एक छोटा सा सवाल है। मैं आपको कहता हूं कि जी आपने रेस करनी है, दौड़ना है, भागना है। 100 बंदे भागेंगे जी,
टर्न लेके आना है जी, इस साइड से जाना है, घूम कर ऊपर से ऊपर वाले रोड से वापस आ जाना है जी। एक एग्जांपल दे रहा हूं। और जो सबसे पहले आएगा वो विनर होगा। समझ लग गई? जो सबसे पहले आएगा वो विनर होगा। या मैं कहता हूं जी चलें, जो सबसे पहले 10 लोग आएंगे ना वो विनर हो जाएंगे। जो सबसे पहले 10 लोग आएंगे। अब आप बताएं कि आप विनर होंगे या नहीं। 100 बंदे भागे, जो 10 लोग सबसे पहले अपनी लोकेशन पर पहुंचेंगे वो 10 लोग विनर होंगे। तो आप विनर हो सकते हैं या नहीं हो सकते? हो सकते हैं, हो सकते हैं, हो सकते हैं। इफ आई रन फास्ट, हाँ कंडीशंस आ गई। कंडीशन गारंटी नहीं है जी आप विनर होंगे या नहीं। अब अगर मैं ये कहूं, मैं मजीद इस क्वेश्चन को क्लियर करता हूं कि जी 100 बंदे भाग रहे हैं आप, और जो बाकी के 99 बंदे आपके मुकाबले में भाग रहे हैं, दे आर नॉट गुड रनर्स। वो अच्छे रनर नहीं हैं, वो तेज नहीं भागते, और आपने 1-2 महीने प्रैक्टिस की हुई है। तो अब बताएं आप विनर होंगे या नहीं होंगे? यानी कि आपकी 2 महीने की प्रैक्टिस है भागने की, लेकिन बाकी के जो 90-95 बंदे आपके साथ हैं, दे आर नॉट गुड रनर्स, उनकी प्रैक्टिस नहीं है। तो अब ज्यादा चांस है कि आप विनर हो। लेकिन अब वहीं पे एक क्वेश्चन को मैं थोड़ा सा चेंज करता हूं। आपने 2 महीने प्रैक्टिस की है भागने की, 99 पीपल और भी हैं आपके साथ। अब उनमें से 99 में से 10 या 12 या 15 बंदे ऐसे हैं जो प्रोफेशनल मैराथन रेसर हैं, जो पिछले 5-5 साल से प्रैक्टिस कर रहे हैं। 15 बंदे ऐसे हैं। अब बताएं आप विनर होंगे या नहीं? नो, अब आप नहीं जीत सकते। वही बंदा है, वही रेस है। एक सिनेरियो में आप कहते हैं आई वुड बी द विनर, एक सिनेरियो में कहते हैं आई वुड नॉट बी द विनर। समझ लग गई? अब ये क्वेश्चन को एक दफा साइड पे रख दे, मैं एक और क्वेश्चन पूछता हूं आपसे, ताकि आपके जरा कंसेप्ट क्लियर हो, फिर मैं इनका कंपैरिजन करता हूं। अब मैं आपको कहता हूं जी 100 बंदों ने भागना है। ये फॉर एग्जांपल जी 1 किलोमीटर की रेस है और 5 मिनट का टाइम है। जो बंदा 5 मिनट में इसको पूरा कर लेगा ही वुड बी द विनर। जो बंदा 5 मिनट में इस रेस को पूरा कर लेगा वो विनर होगा। अब मैं कहता हूं कि अब आपके साथ 100 बंदे भाग रहे हैं, आपने 2 महीने प्रैक्टिस की है, आपके साथ बाकी जो 99 है उनकी कोई प्रैक्टिस नहीं है। तो अब बताएं आप विनर होंगे या नहीं? वही पहला सिनेरियो दोबारा आ गया, विनर हो गए जी, ठीक है। अब आप भी भाग रहे हैं और आपके साथ 20 बंदे ऐसे और भी भाग रहे हैं जो पिछले 5 साल से रनिंग कर रहे हैं, 5 साल का एक्सपीरियंस है। अब बताएं कि आप विनर होंगे या नहीं? अब सोच में पड़ गए हैं लोग। इसका मतलब अभी तक आपको समझ नहीं लगी। भाई क्यों नहीं होंगे विनर? अब तो आपको उनके साथ कंपैरिजन ही नहीं है। अब तो 5 मिनट की बात है। अगर आप 50वें नंबर पर भी हुए लेकिन 5 मिनट से पहले पहुंच गए तो आप विनर हैं। मेरी बात फॉलो कर रहे हैं? भाई पहले सिनेरियो में टॉप 10 ने विनर होना है सिर्फ, बाकी 90 ने हारने ही हारने इन एनी केस। इसी तरह ही है ना। दूसरे सिनेरियो में 0 विनर्स भी हो सकते हैं और 100% विनर्स भी हो सकते हैं। अगर सारी 5 मिनट पर पहुंच गए तो सारे विनर्स होंगे ना। मैंने तो ये कहा ना, जो पहले 5 मिनट के अंदर पहुंच गया ही वुड बी द विनर। हो सकता है 100 के 100 बंदे ही 5 मिनट में पहुंच जाए, तो सारे जीत जाएंगे। समझ लग गई ना? जैसे आर्मी का टेस्ट आप लोग देते हैं, उसमें आप में से कुछ लोगों ने अगर फिजिकल टेस्ट दिया हो तो उसमें 1.6 किलोमीटर की रेस होती है जो कि 1600 मीटर होती है। 1600 मीटर का टाइम तकरीबन 8 मिनट दिया जाता है। 8 मिनट में आपने 1600 मीटर भागना है। अब 50 बंदे भाग रहे हैं, तो जो बंदा भी 8 मिनट में रेस पूरी कर लेगा वो विनर होगा। अगर सारे 8 मिनट में पहुंच गए तो सारे विनर हैं। अगर कोई भी 8 मिनट में नहीं पहुंचा तो सारे लूजर्स हैं, कोई भी विनर नहीं है। यही बात है ना। ये 2 सिनेरियो आपको समझ लगे? कोई ऐसा बंदा तो नहीं जिसको ये 2 सिनेरियो समझ ना लगे हो? एक सिनेरियो वो है जिसके लिए मैंने फिक्स टाइम दिया और आपको भगाया। अब उस सिनेरियो के अंदर आपने की अपनी कितनी मेहनत है वो मैटर करती है, आपके कंपटीटर की कितनी मेहनत है वो मैटर नहीं करती। एक सिनेरियो। दूसरा सिनेरियो जिसमें टाइम नहीं फिक्स, टाइम फिक्स नहीं है लेकिन टॉप 10 ने विनर होना है, जो भी 10 पहले आएंगे। इस सिनेरियो में आपकी अपनी मेहनत से ज्यादा
डिपेंड करता है आपके कंपटीटर कितने स्ट्रांग है, आपके कंपटीटर कितने मेहनती हैं। समझ लगी या नहीं लगी? दो डिफरेंट सिनेरियो अभी बताएं, अभी मैंने इनको रिलेट नहीं किया एसईओ से, रिलेट करूंगा। क्लियर होगी? एक और एग्जांपल दे देता हूं आपको मजीद अंडरस्टैंडिंग क्लियर करने के लिए। मैं एक टीचर हूं, फॉर एग्जांपल मैट्रिक के बच्चों को पढ़ाता हूं, मेरी क्लास में 100 बच्चे हैं, मैं 100 बच्चों को मैथमेटिक्स पढ़ाता हूं। अब मुझे बताएं कि 100 में से कितने बच्चे पास कर सकते हैं, कितने बच्चे एग्जाम पास कर सकते हैं? भाई ये डिपेंड करता है, वो 100 में से 100 भी कर सकते हैं, 100 में से 0 भी हो सकता है। किसके ऊपर डिपेंड करता है? उनकी अपनी मेहनत के ऊपर। इसी तरह ही है ना भाई, बच्चे की अपनी मेहनत पे डिपेंड करता है ना कि उसने पास होना है या फेल होना है। यू गेटिंग माई पॉइंट? अब 100 में से एक बच्चे ने टॉप करना है, फर्स्ट पोजीशन होल्डर। अब पोजीशन लेने के लिए आपकी अपनी मेहनत डिपेंड करती है या दूसरे बच्चों की भी मेहनत डिपेंड करती है? वहां पर फिर आपकी अपनी मेहनत नहीं डिपेंड करेगी पोजीशन के लिए, वहां पे अपनी मेहनत के साथ साथ बाकी साथियों की भी मेहनत डिपेंड करेगी। भाई अगर आपने बहुत मेहनत की और कोई और बच्चा आपसे भी ज्यादा मेहनत कर जाता है, वुड बी द विनर। आप लूज कर जाएंगे, आप पास तो हो गए लेकिन टॉपर नहीं है। तो टॉप करने में आपकी अपनी मेहनत के साथ साथ आपके कंपटीटर्स कितने स्ट्रांग हैं ये भी मैटर करता है। क्लियर हो गई? ये दोनों सिनेरियो समझ लग गए? अब इसमें एससीओ क्या है? एससीओ इज अ मैराथन रेस। एससीओ इज अ मैराथन रेस। एससीओ एक मैराथन रेस है। मैराथन रेस में आपकी अपनी मेहनत मैटर नहीं कर रही होती, आपकी अपनी मेहनत के साथ साथ बाकी बच्चों की भी मेहनत मैटर कर रही होती है। भाई गूगल ने टॉप 10 को पहले पेज पर रैंक करना है, दैट्स इट। आपने अगर मेहनत की, आप टॉप 10 में आ गए, लेकिन किसी 12वें नंबर वाले ने आपसे ज्यादा मेहनत कर ली, तो क्या होगा? आप बाहर, वो इन। जैसा इंटरव्यू में होता है, इंटरव्यू में क्या होता है? इंटरव्यू में भी, इंटरव्यू इज अ मैराथन रेस। इंटरव्यू में अगर मेरे पास 2 बंदों की सीट है, 10 बंदे आ रहे हैं, तो क्या उसकी इंडिविजुअल मेहनत मैटर करेगी? नहीं, बाकी उसकी ओवरऑल मैटर करेगा, उसके कंपटीटर्स कौन है। अब एक बच्चा आया, उसने 100 में से 90 मार्क्स ले लिए, 90% मार्क्स हैं जी, क्या मैं उसे हायर कर लूंगा? नहीं, मैं डिपेंड करता है बाकी बच्चे क्या हैं। अगर बाकी बच्चों को उससे कम होंगे तो मैं 90 वाले को हायर कर लूंगा, लेकिन अगर बाकी बच्चे कोई 95, 92, 98 पे चले गए तो क्या होगा? 90 वाला रिजेक्ट। यही है ना, अगर आपने जॉब देनी है नंबर्स की बेस पे, एडमिशन लेना है यूनिवर्सिटी में नंबर्स की बेस पे, तो क्या आपके अपने नंबर मैटर करते हैं अकेले के? नहीं, आपके कंपटीटर्स के नंबर भी मैटर करते हैं। एमबीबीएस में दाखला लेना है आपने, एफएससी का एग्रीगेट जो भी बनेगा आपका, अगर आप कहेंगे जी मैंने तो 98% ले लिए, बहुत मेहनत की, मेरा एमबीबीएस में दाखला हो जाना चाहिए, तो क्या हो जाएगा? डिपेंड करता है आपके कंपटीटर्स पे। अगर आपके कंपटीटर ने आपसे कम नंबर लिए हैं तो आपका तो हो जाएगा, लेकिन अगर आप जितनी सीटें उससे ज्यादा बच्चों ने 99% ले रखे हुए, तो क्या होगा? तो 98 वाले का भी दाखला नहीं होगा। समझ लग गई? 3-4 एग्जांपल्स दे दिया मैंने, सिर्फ आपका कंसेप्ट क्लियर करने के लिए। अब इससे ये थ्योरी मैं निकालूंगा कि वेबसाइट रैंक करने में आपने कितनी मेहनत की, इससे ज्यादा ये इंपॉर्टेंट है कि आपके कंपटीटर्स कौन है। ये चीज समझ लगी या नहीं लगी? बहुत इंपॉर्टेंट बात है, इसको अगर आप समझ लेंगे तो आपकी लाइफ आसान होने वाली है आगे। ठीक हो गया कि वेबसाइट रैंकिंग आपकी अपनी मेहनत से ज्यादा इस चीज पे डिपेंड करती है कि आपके कंपटीटर कौन है।
भाई मैंने बहुत मेहनत की, 6 महीने, 8 महीने, 1 साल। अब एक कीवर्ड ऐसा है जिसके ऊपर मेरे कंपटीटर बहुत कमजोर हैं, है ही नहीं, मैं 1 महीने में रैंक कर जाऊंगा उस वेबसाइट को, जस्ट विद इन 1 मंथ टॉप रैंकिंग। अब मैंने कोई एक ऐसी वेबसाइट उठा ली जिसके ऊपर बहुत स्ट्रॉन्ग किस्म के कंपटीटर्स हैं, मैंने कीवर्ड उठा लिया एसईओ गाइड के ऊपर, और भाई मेरा कंपटीटर मोज है, एएचरेफ है, बैकलिंको है, एसईओ जर्नल्स हैं। अब ये वो लोग हैं जो पिछले 20-20 साल से इस इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं। अगर मैं चाहूं कि मैं उनकी लिस्ट में आ जाऊं तो नहीं आ सकता भाई। तो एसईओ डिपेंड्स ऑन योर कंपटीटर बेसिकली। आप कहें जी एक कीवर्ड पे मैंने 1 महीना मेहनत की, टॉप पर आ गया, एक कीवर्ड पे 1 साल हो गया मेहनत कर रहा हूं, टॉप पे नहीं आ रहा, क्यों? वाई? ड्यू टू योर कंपटीटर्स। समझ लग गई ना बात? यहां तक चीज क्लियर हो रही है या नहीं हो रही? मजीद मैं थोड़ा सा कंसेप्ट क्लियर करता हूं। फिर ये तो पता चल गया जो वेबसाइट रैंकिंग है उसमें सिर्फ आप कितनी मेहनत कर रहे हैं ये मैटर नहीं करता, आपके कंपटीटर कितनी मेहनत कर रहे हैं ये मैटर करता है। आपने क्या करना है, अपने कंपटीटर से थोड़ी सी ज्यादा मेहनत करनी है। अगर अपने कंपटीटर से ज्यादा मेहनत कर रहे हैं तो यू विल बी द विनर। यू गेटिंग माई पॉइंट? एक मिसाल याद आ गई है, बहुत वैसे अजीब सी मिसाल है, मेरी नज़र में वो गंदी मिसाल है, बेसिकली अनएथिकल है, लेकिन फिर भी मैं दे देता हूँ, आपको समझने में आसानी होगी। आप 3 दोस्त हैं, 3 दोस्त जंगल में जाते हैं, आपको एक शेर नजर आ गया, अब शेर आपकी तरफ लपका, तो आपने क्या करना है? भागेंगे, ये काम करेंगे ना शेर से बचने के लिए। क्वेश्चन समझ लग रहा है मेरा? आप 3 दोस्त हैं, तीनों दोस्त जंगल में गए, आगे से शेर आ गया, शेर आपकी तरफ लपका, आपने शेर को देख के दौड़ लगा दी। आपने बचने के लिए क्या करेंगे? क्या शेर से तेज भागेंगे? क्या शेर से तेज भागना है आपने? नहीं, अपने दोस्तों से तेज भागना है। अगर आपने अपनी जान बचानी है तो आपने शेर से तेज नहीं भागना, आपने सिर्फ अपने बाकी 1-2 फ्रेंड से तेज भागना, बस। तो यू विल बी द विनर, बच जाएंगे आप। मेरी बात समझ लगी? अजीब सी मसाल है वैसे, अनएथिकल है मेरी नजर में, लेकिन फिर भी बात समझाने के लिए। क्लियर हुई बात? कि भाई यहाँ पे जान बचाने के लिए शेर से तेज नहीं, अपने दोस्तों से तेज बनाए। अब दोस्त कौन है आपके? कंपेटिटर्स हैं इस वक्त। अगर कंपटीटर से तेज भाग गए तो यू विल बी द विनर, दैट्स इट। भाई अगर आपने एसईओ में अपने कंपटीटर वेबसाइट से ज्यादा मेहनत कर ली तो आप रैंक हैं। आपने कितनी मेहनत की, कितने साल लगाए, कितने महीने लगाए, ये मैटर नहीं करता। आपके कंपटीटर की मेहनत कितनी है और आपकी उनके मुकाबले में कितनी मेहनत है ये मैटर करता है, बस। अगर ये चीज आपको समझ लग जाए तो एसईओ आसान हो जाएगी। उम्मीद करता हूं अब मुझसे कोई बंदा ये सवाल नहीं पूछेगा कि सर वेबसाइट कितने दिनों में रैंक हो जाती है। अब बताएं, क्या बता सकते हैं कि वेबसाइट कितने दिनों में या कितने महीनों में रैंक की जा सकती है? नहीं, बता ही नहीं सकते। क्यों? क्योंकि भाई आपकी अपनी मेहनत मैटर नहीं कर रही, आपके कंपटीटर्स मैटर कर रहे हैं। अगर आपके कंपटीटर स्ट्रांग हैं तो आप कभी भी रैंक नहीं कर सकते, या हो सकता है कुछ ऐसे कीवर्ड्स भी हैं अगर मैं अपनी फुल मेहनत करूं तो हो सकता है मुझे भी 3-4 साल लग जाए रैंकिंग में, क्योंकि मेरे कंपटीटर स्ट्रांग हैं। और कुछ कीवर्ड ऐसे हैं जो हो सकता है मैं 3 हफ्ते में पहले पेज, पहले नंबर पे ले आऊं, जीरो कंपटीशन। समझ लग गई ये बात? जब आपने क्लाइंट डीलिंग करनी है ना तो ये बहुत चीज आपको तंग करेगी। क्लाइंट पूछेगा भाई कितना टाइम चाहिए, कितने दिनों में, कितने महीनों में रैंक करके दोगे, तो वहां आपने कैसे चीजें हैंडल करनी है वो फिर मैं एसईओ में आपको फ्रीलांसिंग में गाइड करूंगा। वहां पे ये वाले कंसेप्ट आपको बहुत काम आएंगे। तो ये चीज तो पता चल गई, एसईओ बेसिकली एक मैराथन रेस है और ये कंपटीटर के ऊपर डिपेंड करती है। वेबसाइट रैंकिंग इज डिपेंडेंट ऑन योर कंपटीटर्स बेसिकली।
समझ लगी ये चीज? यहां तक कोई कंफ्यूजन है, कोई इश्यू है तो आप मुझसे पूछ लें। कोई क्वेश्चन? क्लियर हो रहे हैं कंसेप्ट? अभी बेसिकली मैं सिर्फ आपके जो माइंड के कंसेप्ट है ना वो क्लियर करना चाह रहा हूं, बस आपके दिमाग की बत्तियां जलानी है कि आप थिंक आउट ऑफ द बॉक्स करना शुरू कर दें। बस कुएं का मेंढक नहीं बनना, जैसे उस दिन मैंने आपको बताया था, अब आपको समंदर का मेंढक बनना है। जी ताहिरा। जी सर। सर अभी आपने पूछा कि सब चीज़ें क्लियर हैं, तो बस उस ज़मन में एक बात कहनी थी आपसे जी कि वैसे तो मैं एक बहुत रिनोन्ड किस्म की इंस्टीट्यूट से कोर्स भी कर रही हूँ इसका, और लेकिन लेकिन ज़ाहिर है वो भी मेरे उस्ताद हैं, तो मैं नाम नहीं लूँगी। जी जी लेकिन जिस तरह चीज़ें आप क्लियर कर रहे हैं, माशाल्लाह माशाल्लाह, इतनी अच्छी अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो रही है कि अल्लाह आपको जज़ाए खैर अता करे। सर आमीन। बहुत थैंक यू, शुक्रिया, थैंक बहुत अच्छा यू, समझा रहे हैं आप। थैंक जज़ाकल्लाह यू सो सर। मच जी, थैंक यू, थैंक यू। अल्लाह हाफिज। अच्छा मुझे ना एक बात बताऊं, कुछ लोग टीचिंग करते हैं ना, उनका प्रोफेशन होता है। मेरी जो टीचिंग करने का मकसद है ना वो सिर्फ मेरा शौक है, ये मेरा पैशन है, और मैं अपने शौक के लिए टीचिंग करता हूँ। मैं अपने प्रोफेशन के लिए टीचिंग नहीं करता। और शायद यही वजह है कि मैं जब भी मिसाल दूंगा ना आपको, जनरल लाइफ की मिसालें दूंगा, और जनरल लाइफ की मिसालें बंदे को बड़ी इजीली समझ आ जाती हैं। थैंक यू जी, थैंक यू। ओके, चलें, ये चीज समझ लग गई, यहां तक तो कोई इशू नहीं, आई होप आप लोगों को। अब आपको बेसिक सा पता चल गया एसईओ क्या है, कंपटीशन है, रैंकिंग कैसे होती है, कैसे नहीं। अच्छा जी, चलें, अब हम आते हैं कि अच्छा सबसे ज्यादा सर्च इंजन कौन सा यूज होता है? वैसे तो बहुत सारे सर्च इंजन है ना। थैंक यू जी, थैंक यू एवरीवन। गूगल, यस। वैसे तो बिंग है, याहू है, एओएल है, देयर आर सो मेनी thousands of search engines available in the market। लेकिन सबसे ज्यादा जो मार्केट शेयर है वो गूगल के पास है। भाई व्हाई दिस इज सो पॉपुलर, या ये इतना पॉपुलर या इतना स्ट्रोंग क्यों है? व्हाई? व्हाई गूगल इज द मोस्ट पॉपुलर सर्च इंजन या मोस्ट पावरफुल सर्च इंजन? थैंक यू जी, थैंक यू। यूजर फ्रेंडली, ट्रस्टवर्दी, रिलायबल। ओके चलें जी, मैं एक लिस्ट बनाता हूँ। क्वेश्चन ये है, व्हाई गूगल इज मोस्ट पावरफुल सर्च इंजन। चलें जी, मुझे लिखवाना शुरू करें। आप कहते हैं जी रिलायबल है, इजी टू यूज है, मार्केटिंग है, ऑथेंटिक है, और क्या रीजंस हैं? यूजर फ्रेंडली लिख लिया, इजी टू यूज, यूजर फ्रेंडली हो गया बेसिकली। बिलियंस यूजर्स, यूजर्स बहुत ज्यादा हैं, ओके। इंटेंट को समझता है, ओके। इंफॉर्मेशन ज्यादा है गूगल के पास, एल्गोरिदम अच्छा है गूगल का, कि एवरीवन नोज, ऑलमोस्ट एक्यूरेट है जी ज्यादा, ओके जी। बिकॉज अदर्स आर वीकर, ओके जी। फीडबैक अच्छा है। मारवा, ड्यू टू इट्स प्रोडक्ट। अच्छा ये आपका नाम है मारवा या कुछ और है ये? क्विक रिप्लाई देता है मारवा अली, ओके। आपका आंसर बिल्कुल ठीक है, मारवा, ड्यू टू इट्स प्रोडक्ट, दिस इज द करेक्ट आंसर। Why Google search engine is most powerful? Why? Just due to its product.
क्यों? क्योंकि पास गूगल के पास डाटा बहुत ज्यादा है, सबसे ज्यादा डाटा गूगल के पास है। डाटा की गेम है। मैं कल परसों एक मूवी देख रहा था, वो हैकिंग के ऊपर थी बेसिकली मूवी ना, नाम मुझे याद नहीं है। उस पूरी मूवी में यही कंसेप्ट था कि आज के दौर में वही बंदा विनर है जिसके पास डाटा है। डाटा जो है ना, ये सबसे बड़ी गेम है। वो उसमें कंसेप्ट था कि आप अपनी कभी इंफॉर्मेशन किसी को ना दें। आप गेम्स, लॉलेज या वो कोई विनिंग प्राइस के बदले अपना बहुत सारा इंफॉर्मेशन देना शुरू कर देते हैं। मिसयूज होता है, तो वो इंफॉर्मेशन सेल होती है बेसिकली, और वाकई ये रियलिटी है, इंफॉर्मेशन सेल होती है। और इंफॉर्मेशन इज अ बिग 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 पावर, और शायद इससे बड़ी पावर कोई नहीं है। तो भाई डाटा जो है ना, यही सब कुछ होता है। तो गूगल को जिस चीज ने सबसे ज्यादा पावरफुल बनाया ना, वो था गूगल के पास डाटा। और डाटा कहां से आया गूगल के पास? उसके प्रोडक्ट्स की वजह से। अब गूगल की कौन सी प्रोडक्ट्स हैं जी? आए जी, हम देखते हैं। व्हाट आर द गूगल प्रोडक्ट्स? गूगल सर्च इंजन, जीमेल, और कौन सी है, लिखवाते जाएं जल्दी से। गूगल ड्राइव, यूट्यूब, गूगल मीट, गूगल डॉक्स, गूगल मैप, प्ले स्टोर, गूगल न्यूज, क्लासरूम्स, और इसके अलावा एक बहुत मजे की चीज आप भूल रहे हैं, एंड्रॉइड। यस, एक और मजे की चीज जो आप भूल रहे हैं, क्रोम। समझ लगी ये चीज? गूगल क्लाउड। अच्छा सॉरी, मुझे अभी किसी ने मैसेज करके बताया इट्स मरवा। ओके सॉरी, एक्चुअली मुझे ये नाम नहीं पता था, तो मैं तो ये समझ रहा था शायद ये नाम ही नहीं है, ये कुछ और ही लिखा है, मरवा। ओके। गूगल प्लस खत्म हो गया जी, शट डाउन हो गया। अच्छा, अब कोई बंदा ऐसा है जो आज के दौर में ये क्लेम करे कि वो इनमें से कुछ भी यूज नहीं करता। चलें जी, मैं अपनी लिस्ट को छोटा बनाने के लिए डॉक खत्म कर देता हूँ, क्योंकि ये ड्राइव में ही आ जाता है। इनमें से ये जो मैंने 8-10 चीजें लिखी हैं, इनमें से कोई बंदा जो ये क्लेम करे कि मैं इनमें से कुछ भी यूज नहीं करता, एनीवन इन द वर्ल्ड, मे बी एक्सेप्ट चाइनीज। चाइनीज को छोड़ दें, वो अलग दुनिया है। चीनियों के साथ हमारा कोई मुकाबला नहीं, बाकी दुनिया के साथ हम मुकाबला करेंगे। मेरी जिंदगी में शायद कोई एक बंदा भी ऐसा नहीं होगा जो इसका डेली यूजर ना हो। नॉट अ सिंगल वन इन द वर्ल्ड एक्सेप्ट चाइनीज। चाइनीज में हो सकता है बहुत सारे लोग हों, क्योंकि चाइनीज का सर्च इंजन अलग है, चाइनीज की यूट्यूब अलग है, चाइनीज का ईमेल सिस्टम अलग है, चाइनीज का मैप सिस्टम अलग है, चाइनीज ने अपनी दुनिया अलग बनाई हुई है। लेकिन हम जैसे बंदे गूगल भी यूज करते हैं, जीमेल भी यूज करते हैं, जी ड्राइव भी यूज करते हैं, यूट्यूब भी यूज करते हैं, गूगल मीट भी अक्सर यूज करते हैं, गूगल मैप हम अक्सर यूज करते हैं, प्ले स्टोर, एंड्रॉयड फोन, क्रोम, गूगल क्लाउड, हर चीज हम यूज करते हैं। भाई गूगल के पास कौन सा ऐसा डाटा है जो हमारा डाटा गूगल को ना पता हो? मोबाइल फोन 24 घंटे हमारे पास है। मोबाइल फोन 24 घंटे हमारे पास है। मोबाइल फोन में एंड्रॉयड भी चल रहा है, गूगल मैप भी चल रहा है, मोबाइल फोन में प्ले स्टोर भी चल रहा है गूगल का। हर वक्त हम गूगल के ऊपर सर्चेस कर रहे हैं गूगल का। हर वक्त जो ईमेल हम यूज करते हैं आज के दौर में, अगर मैं 1000 बंदों का ईमेल पूछूंगा ना, तो उनमें से 980 लोगों का तकरीबन जीमेल ही होगा। ऑलमोस्ट 97-98% लोग आर यूजिंग जीमेल। दैट्स इट। भाई आज के दौर में हम अपना सारा डाटा गूगल ड्राइव के ऊपर रख रहे हैं। ये डाटा कहां पे लिख रहा हूं मैं? आपको पता है, ये जो डॉक्यूमेंट बना रहा हूं, नोट्स बना रहा हूं, ये कहां बना रहा हूं? गूगल ड्राइव के ऊपर। ये भी गूगल ड्राइव के ऊपर बना रहा हूं, तो गूगल ड्राइव भी हम यूज कर रहे हैं। ये जो ब्राउजर मैं यूज कर रहा हूं, ये ब्राउजर कौन सा है? क्रोम। क्रोम का ऑनर कौन है? गूगल। गूगल की प्लानिंग यही थी कि वो आईटी को हर एंगल से कवर करेगा। गूगल ने पहले सर्च इंजन बनाया, गूगल ने यूट्यूब बनाई, वीडियो का भी उसने वो कर लिया, फिर गूगल
अपना मोबाइल में उतरा है, गूगल ने मैप्स बना लिए, गूगल ने मोबाइल का ऑपरेटिंग सिस्टम ले लिया, गूगल ने प्ले स्टोर ले लिया, सॉरी गूगल ने अपना ईमेल लॉन्च कर दिया, गूगल ने अपना ऑनलाइन ड्राइव सिस्टम लॉन्च कर दिया, गूगल ने कहा मैं अपना ब्राउजर भी अलग बनाऊंगा। एक वक्त था जब इंटरनेट एक्सप्लोरर बहुत यूज होता था, फिर मोजिला का बहुत दौर आया, जब से गूगल क्रोम आया सारे ब्राउजर्स की छुट्टी। गूगल क्रोम बड़ा मजे का वो है, ब्राउजर है। तो समझ लगी गूगल इतना पावरफुल हुआ कैसे है। अब देखे ना आप, आज से कोई 15-16 साल पीछे चले जाएं, याहू का जमाना होता था, गूगल को कोई पूछते ही नहीं होता था। मैं खुद याहू का यूजर रहा हूं बहुत अरसा, याहू को मैं बहुत ज्यादा यूज करता था, मेरा ईमेल थे याहू के ईमेल यूज करते थे। फिर एक ऐसा एक चेंज आया कि याहू से हम पूरा गूगल पे शिफ्ट हो गए। समझ लगी, टेक्नोलॉजी के साथ साथ इसने अपनी प्रोडक्ट्स बढ़ाई, प्रोडक्ट के साथ साथ डाटा। अब देखें दुनिया में कोई बंदा एंड्रॉयड फोन यूज कर सकता है बगैर जीमेल या बगैर उसमें अकाउंट बनाए? दुनिया में कोई बंदा प्ले स्टोर यूज कर सकता है बगैर अकाउंट बनाए? दुनिया में कोई बंदा जीमेल यूज कर सकता है बगैर अकाउंट बनाए? दुनिया में कोई बंदा गूगल ड्राइव यूज कर सकता है बगैर अकाउंट बनाए? भाई अकाउंट में क्या है, वो सारी एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन, आपका नाम क्या, आपका ईमेल क्या, आपकी एज क्या, आपकी डेट ऑफ बर्थ क्या, आपकी जेंडर क्या, आपकी लोकेशन क्या, वो ट्रैक कर रहा होता है आपको। तो गूगल के पास एग्जैक्ट डाटा है, एग्जैक्ट डाटा, एक्यूरेट। अब समझ लगी गूगल के सारी प्रोडक्ट फ्री क्यों है। गूगल सर्च इंजन कभी गूगल सर्च इंजन के पैसे लेता है? यूट्यूब इतना बड़ा प्लेटफॉर्म गूगल ने आपको दे दिया, क्या पैसे लेता है? गूगल ड्राइव फ्री में आपको 15 GB स्पेस देता है, और .edu का अगर ईमेल हो तो 30 GB फ्री स्पेस देता है। कभी पैसे लिए उसने? कभी पैसे नहीं लेता, हर चीज फ्री में दे रहा है आपको। क्यों? एंड्रॉइड फ्री में दे रहा है, पूरा ऑपरेटिंग सिस्टम फ्री में, प्ले स्टोर फ्री में। क्यों? क्योंकि गेम है यहां सिर्फ डाटा की। अगर फ्री में दे रहा है तो गूगल के पास डाटा है, उस डाटा का वो यूज करता है मार्केटिंग के लिए, सेल्स पर्पस के लिए। यू गेटिंग माई पॉइंट? फेसबुक क्या कर रहा है आपके साथ? यही तो कर रहा है। कभी फेसबुक ने पैसे लिया आपसे, आप अकाउंट बनाने के या अकाउंट चलाने के या प्रोफाइल चलाने के? फेसबुक इज फ्री, क्योंकि अगर फेसबुक पैसे रख देगा तो यूजर कम हो जाएंगे उसके। फेसबुक को तो यूजर चाहिए, अगर यूजर आएंगे, अगर आपने फेसबुक यूज करनी है बगैर अकाउंट बनाया फेसबुक यूज कर सकते हैं। यू गेटिंग माई पॉइंट? जी ये इन्होंने एक बड़ी प्यारी बात लिखी है, लेट मी राइट इट हियर। इफ यू आर नॉट पेइंग, अच्छा ये बेसिकली ये है, चले मैं ये लिख, इफ यू आर नॉट पेइंग फॉर अ प्रोडक्ट देन यू आर द प्रोडक्ट। देयर इज nothing free in the world. Data matters. या इंफॉर्मेशन मैटर्स। समझ लगती है आपको? अब फेसबुक आपसे पैसे नहीं लेता भाई, फेसबुक कहता है फ्री में यूज करो, लेकिन फेसबुक को डाटा मिल जाता है, आपका नाम, जेंडर, एजुकेशन, यूजर, व्यूअर्स। फेसबुक पैसे लेता है जो एडवर्टाइजर होता है, उसे कहता है भाई मैं आपका एग्जैक्ट डाटा दूंगा, बताओ किस सिटी के लिए मार्केट करना है, किस जगह के लिए। इवन फेसबुक तो इतना एक्यूरेटली ऑपरेट कर रहा होता है तो वो किलोमीटर्स का हिसाब रखता है। वो कहता है ओके डिजिटल एप्लीकेशन के कितने किलोमीटर में मार्केटिंग करने, मैं कहता हूँ 5 किलोमीटर। फेसबुक बाकायदा मेरे ऑफिस के चारों तरफ एक सर्कल ड्रा करेगा 5 किलोमीटर रेडियस का, और उस रेडियस के अंदर जो लोग होंगे उनको मार्केट करना शुरू कर देगा। समझ लगी? तो भाई देयर इज नथिंग फ्री इन द वर्ल्ड, इंफॉर्मेशन मैटर करती है। ये कहावत है, इफ द प्रोडक्ट इज फ्री यू आर द प्रोडक्ट। यस, ये एक कहावत है, ये मेरे जहन से निकल गई थी, ये ऊपर वाली लाइन पढ़ के जहन में आ गई। इफ द प्रोडक्ट इज फ्री यू आर द प्रोडक्ट। हाँ जी, गूगल वाकई बड़ा होशियार है जी। समझ लग गई ये चीज? यहां तक कोई कंफ्यूजन, कोई इशू, कोई प्रॉब्लम कुछ भी है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं।
आज के पूरे लेक्चर में कोई भी क्वेश्चन हो, इसके बाद सिर्फ एक और बात मैंने करनी है और फिर आज का लेक्चर हम खत्म कर देंगे। जस्ट वन लास्ट पॉइंट आफ्टर दिस। लेकिन अभी तक अगर कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। अभी हमने ये देखा है एसईओ क्या है, सर्च क्यूरी क्या है, इंटेंट क्या है, एसईओ और एसईएम में फर्क क्या है, गूगल सर्च इंजन बेसिकली काम कैसे करता है, सर्च इंजन से आंसर इंजन क्या चीज होती है। फिर एसईओ एक कंपटीशन है, कौन सा कंपटीशन, एक मैराथन रेस वाला है जिसमें आपकी अपनी मेहनत कम, आपके कंपटीटर की मेहनत ज्यादा डिपेंड करती है। वेबसाइट रैंकिंग इज डिपेंडेंट ऑन योर कंपटीटर्स बेसिकली। फिर गूगल इतना पावरफुल क्यों है, व्हाई गूगल इज द मोस्ट पावरफुल सर्च इंजन, ड्यू टू इट्स प्रोडक्ट। ये रीजन नहीं है, दिस इज नॉट द रीजन एक्चुअली, दिस इज द रीजन। क्यों? क्योंकि गूगल के पास डाटा बहुत ज्यादा है। अब गूगल के पास डाटा कहां से आ रहा है? इसके प्रोडक्ट से। बस क्लियर यहां तक? ओके, एक क्वेश्चन पूछता हूं जी आप लोगों से। दुनिया में कोई भी चीज बेचने की क्या रीजन हो सकती है? अगर कुछ बिकता है तो क्यों बिकता है? दुनिया में कुछ भी बिकता है, कुछ भी। अच्छा, ये एक तो जो पुराने स्टूडेंट है ना, ये बड़ी जल्दी जवाब दे देते हैं। अच्छा चले, यार न्यू स्टूडेंट्स को जवाब देने का मौका दें। प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, ओके चले बता देता हूं। एवरीथिंग इज sellable just due to either of the two reasons। या तो नीड है या वांट है, इसके अलावा तीसरी रीजन दुनिया में नहीं है कुछ भी बेचने की। कुछ भी बिकता है तो सिर्फ इन्हीं दो रीजन की वजह से बिकता है, या तो वो जरूरत है या चाहत है, इसके अलावा तीसरी चीज नहीं है। भाई आप आटा खरीदते हैं, मजबूरी है। क्यों? इट्स अ नीड। आप खाने पीने की कोई चीजें खरीदते हैं, नीड है। कुछ चीजें वांट होती हैं जिसकी जरूरत नहीं है। रिंग, क्या अगर आपने रिंग नहीं पहनी तो क्या आप जिंदा नहीं रह सकते? रह सकते हैं। अगर आपने कोई ज्वेलरी नहीं पहनी तो जिंदा नहीं रह सकते? रह सकते हैं। अगर मेकअप की चीजें, फैशन से रिलेटेड, एवरीथिंग रिलेटेड टू द फैशन इज कम अंडर द वांट। दुनिया में यही दो रीजन है चीजें बेचने की, या तो नीड है या वांट है। या तो चीजें मैं मजबूरी में खरीदूंगा जरूरत के तहत, या फिर चाहत में खरीदूंगा अपनी वांट को पूरी करने के लिए। कुछ चीजें जरूरत होती हैं, कुछ वांट होती हैं। और अच्छा सेलर दुनिया का वही है जो अपनी वांट को नीड में कन्वर्ट कर दे। Who converts your want into need। जो आपकी वांट को नीड में कन्वर्ट कर दे वो बेस्ट सेलर है दुनिया का। तो एग्जांपल दे सकते हैं न्यू स्टूडेंट्स में से कोई ऐसी चीज जो पहले वांट थी अब नीड बन गई? मोबाइल फोन, यस। एनीवन एल्स? इंटरनेट, यस। एनीवन एल्स? कोई और चीज? इलेक्ट्रिसिटी, यस। जल्दी से बोलें यार, जल्दी से, इतनी सारी चीजें, गैस, इलेक्ट्रिसिटी, इससे बाहर निकलें, प्रोडक्ट्स में आए। एसी, यस, गुड। बाइक, यस। गाड़ी, फ्रिज, ओवन, कितनी चीजें हैं यार। आप अपने जूसर मशीन एक दफा अपने किचन में घुमाए ना दिमाग को। कॉस्मेटिक इज नॉट योर नीड, वो अभी भी वांट ही है। परफ्यूम अभी भी वांट ही है, नीड नहीं है। लैपटॉप, यस। आज के दौर में अगर आप सोचें, बहुत बड़े बड़े शहनशाह बादशाह मुगलिया दौर के जो गुजरे हैं, जिनको अपनी दौलत जायदाद का हिसाब नहीं होता था, क्या कभी उन्होंने भी ठंडा पानी एंजॉय किया? क्या उन्हें भी पता था कि ये बर्फ नाम की कोई चीज होती है? क्या उन्हें भी पता था कि एसी एक नाम की कोई चीज होगी जो इतनी ठंडी हवा देगी? क्या उन्हें भी कोई आरामदायक गाड़ियां मिली थी?
सफर करने के लिए? क्या उन्हें इस बात का पता था कि खाना हम ओवन में रखेंगे फौरन गर्म हो जाएगा, हम हर वक्त फ्रेश खाना एंजॉय कर सकते हैं? ये फैसिलिटीज कभी उन बादशाहों को भी नहीं मिली जिनकी जायदाद दौलत का उनको खुद भी हिसाब नहीं था, जो फैसिलिटीज आज के दौर में हमें मिल रही है। किसी जमाने में ये वांट हुआ करती थी, अब ये नीड हो गया। जितना मर्जी गरीब से गरीब घर देख लें, उस घर में फ्रिज ओवन लाजमी होगा, जूसर मशीन लाजमी होगी, बाइक लाजमी होगी, इंटरनेट लाजमी होगा, मोबाइल लैपटॉप लाजमी होगा। समझ लगी ये चीज? तो भाई इफ यू वांट टू बी द बेस्ट सेलर इन द वर्ल्ड, आपने वांट को नीड में कन्वर्ट करना है। दैट्स इट, बस। जी, समझ लग गई? अच्छा, इस बारे में मैं मजीद डिटेल में आज नहीं जाऊंगा। इसका फिर एक कंसेप्ट है इनबाउंड आउटबाउंड मार्केटिंग का। मार्केटिंग को जब हम स्टडी करेंगे तो उसमें मैं मजीद डिटेल में लेके जाऊंगा नीड और वांट का कंसेप्ट। उसमें मैं आपको बताऊंगा कि बेसिकली अगर किसी ऐसी प्रोडक्ट को टारगेट कर रहे हैं जो नीड है, तो उसको कैसे रैंक करना है या कैसे एसईओ या मार्केटिंग की तरफ लेके जाना है। अगर कोई ऐसी प्रोडक्ट है जो वांट की कैटेगरी में आती है, तो उसको कैसे रैंकिंग या कैसे उसकी ट्रैफिक ग्रैब करनी है। बेसिकली मकसद क्या है हमारा एसईओ का, ये कोर्स का, ट्रैफिक ज्यादा लेकर आने, यही मतलब है ना। ट्रैफिक आएगी तो अर्निंग होगी ना। अब नीड बेस पे ट्रैफिक लाने का अलग तरीका है, वांट बेस पे ट्रैफिक लाने का अलग तरीका है। कोई बंदा मुझे बताएगा कि कभी कहीं पे एडवर्टाइजमेंट देखी हो नीड वाली चीजों की? कभी किसी ने, ग्रोसरी स्टोर वाले ने अपनी मार्केटिंग की हो कि भाई मुझसे आटा खरीद लो, मुझसे घी खरीद लो? हमेशा जब भी मार्केटिंग होगी वांट वाली चीजों की होगी। समझ लग रही है ना बात? तो ये एक कंसेप्ट है जो हम अगले लेक्चर में बड़ी डिटेल में इंशाल्लाह ये कवर करेंगे, नीड वांट, इनबाउंड आउटबाउंड मार्केटिंग और इनके ऊपर ट्रैफिक लाने के प्रोसीजर को। यस, नेस्ले वाटर, मिनरल वाटर इज वन ऑफ द बेस्ट एग्जांपल। मिनरल वाटर बड़ी अच्छी एग्जांपल दे दी। कौन है जी? उबैदुल्लाह, थैंक यू उबैदुल्लाह। देखें भाई, एक वक्त था जब हम जमीन का पानी पीते थे, फिर उन्होंने एक कंपेन चलाई। किस चीज की? डर की, खौफ की। तो हो, ये तो पानी गंदा हो गया, ये पिएंगे आपकी हेल्थ खराब हो जाएगी। और ये खौफ लगा के उन्होंने बताया कि भाई ये मिनरल वाटर यूज करना शुरू करें। वरना आज से अगर 25-30 साल पीछे चले जाएं, या इवन आप में से ही कुछ लोग, या आप में से अगर नहीं तो आप अपने मदर फादर को जरा पूछें कि उनमें से कितने लोग थे जो मिनरल वाटर पीते थे अपनी जवानी में या बचपन में? न सिंगल 1%। लेकिन वो उन्होंने ऐसा हमारा माइंडसेट चेंज किया, यहाँ पे ट्यूनिंग ऐसी की कि हमें लगा कि भाई अब मिनरल वाटर के बगैर हमारी जिंदगी नहीं गुजर सकती। ये पहले वांट होती थी, अब ये नीड है हर घर की। उस घर में चाहे कुछ हो ना हो, वो बेचारा एक बूढ़ा शख्स जिसकी 60-70 साल उम्र होती है, एक 20 किलो का कैन उठाता है, अपनी साइकिल पे रखता है, ढूंढता है कोई फिल्टर, वाटर फिल्टर प्लांट, जाता है वहां से भरता है, भर के साइकिल पे रख के अपने घर लेके आता है कि मेरे बच्चे मिनरल वाटर पियेंगे ताकि बीमार ना हो। जबकि उसने खुद कभी जवानी में या जिंदगी में कभी मिनरल वाटर नहीं पिया होगा। सर ये होता है माइंड सेट कि आपने वांट को नीड में कन्वर्ट कैसे करना है। और यही चीज हमने अपनी वेबसाइट्स में अप्लाई करनी है। हमने अपने यूजर को ये इस स्टेज पे लेके जाना है कि उससे ये लगे कि भाई उसकी जिंदगी हमारी वेबसाइट के बगैर अधूरी है, बस हमारे कंटेंट के बगैर अधूरी है। बिल्कुल ऐसे ही जैसे आज आप लोगों को ये लग रहा है मुझसे पढ़कर के मेरा जो टीचिंग स्टाइल है वो बहुत अच्छा है, कि भाई अगर मैं पढ़ाऊंगा तो ये चीज आपको समझ लग जाएगी, मे भी ये चीज किसी और से समझ ना लगे, बस सिंपल। मेरा भी यही काम है कि मैं भी यही कोशिश करता हूं कि आपको इस लेवल पर जाकर टीच करूं या एजुकेट करूं कि आपको लगे कि ये एक प्रीमियम नॉलेज है जो हमें मिल रहा है, या एक प्रीमियम मेथड है जिसके थ्रू हम अब चीजों को ग्रैब कर रहे हैं अपने माइंड के अंदर, मे भी इस तरीके से या इस पैटर्न से हम कहीं और से ना सीख पाए। समझ लगी ये मेरी बात? क्लियर हो गई ये चीज? अब अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी कंफ्यूजन है, या कुछ भी अगर आप पूछना चाहें तो आप अपना हैंड रेज कर सकते हैं, मैं आपके माइक अनम्यूट करूंगा। और क्वेश्चन आंसर के बाद मैं आपको एक असाइनमेंट दूंगा, वो असाइनमेंट सुन के समझ के फिर जाइएगा। जी मुनज़्ज़ा।
मैंने आपको अनम्यूट कर दिया है। सर नीड बेस्ड थिंग्स की एडवर्टाइजमेंट होती है ऑफर्स की, सेल्स की सूरत में। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी आप आंटी जी सबको कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक हूँ, बिल्कुल ठीक हूँ। आप जी। सोच रहे होंगे कि शायद मैं सो गई हूँ या स्लीपिंग नहीं हूँ। नहीं नहीं नहीं, नहीं, मैं आप तो बहुत हमारी एक्टिव हूँ, मोटिवेशन है। बट लेकिन मैं इतनी एक्टिव नहीं हूँ कि मैं फटाफट आपको साथ साथ लिख के दे सकूं। सही उतनी सही। एक्टिव नहीं हूँ, बट आई एम एक्टिव। तो मैं सारी चीजें नोट डाउन भी कर रही हूँ और उसको समझ भी रही हूँ। बहुत सॉरी जबरदस्ती सॉरी, मैं मुझे- आपको स्टॉप कर रहा हूँ। ये मैं बाकी बच्चों के लिए अनाउंसमेंट कर रहा हूँ कि ये एक हमारे स्टूडेंट हैं मुनज़्ज़ा फारूक शाह, और ये इस वक्त मेरे ख्याल में इस क्लास में सबसे ज्यादा एजिड पर्सन है। मे बी किसी की I'm मदर की 65 years old. I'm माशाल्लाह 65 65 इयर्स ओल्ड। और मैं 66 की हो जाऊंगी नेक्स्ट मंथ अगस्त माशाल्लाह जी में। माशाल्लाह। ये हमारे पिछले कोर्स में भी स्टूडेंट थी, कंटेंट राइटिंग वाले में गालबन। जी जी जी, कंटेंट राइटिंग वाला कोर्स इन्होंने लिया था, तो अब इन्होंने LGO2 में रजिस्टर किया। तो ये बिलीव मी मुनज़्ज़ा आंटी मेरे अपने लिए मोटिवेशन है कि एक बंदा जो 66 इयर्स में भी जाकर लर्निंग का प्रोसेस स्टॉप नहीं कर रहा। वरना मुझे 100% यकीन है कि जिस एज में मुनज़्ज़ा आंटी हैं, जब ये बचपन में या जवानी में होंगे, उस वक्त मोबाइल या इंटरनेट का नाम भी नहीं सुना होगा किसी ने। नहीं, मैं तो बहुत एक्टिव हूँ इंटरनेट पे, और मैंने अपने 100 ग्रुप्स बनाए हुए हैं, पेजेस बनाए हुए हैं माशाल्लाह जबरदस्त इंटरनेट पे। और वो कोई ऐसे नहीं है, उनमें काफी सारे फॉलोअर्स हैं, ऑर्गेनिक भी हैं बहुत सारे, Great. तो ऑर्गेनिक ही है। बट मैं इसलिए मैं उसको ज्यादा पॉलिश करना चाहती हूँ आपके साथ। जबरदस्त, ग्रेट, इंशाल्लाह इंशाल्लाह। और ये जो आपने अभी वो किए मिसाल दे रहे थे आप पानी की, और आप उसमें आप चाय की भी ले सकते हैं, दूध की भी। आप इतनी कंपनीज हैं, ऑल्पर्स है, हलीब है, और कितने मिल्क पैक है। हर कोई अपनी एडवर्टाइजमेंट तो करता है ना, लेना तो हमने है। जैसे फॉर इंस्टेंस अगर लिप्टन है चाय, बहुत बहुत दुनिया लिप्टन पीती है। आप उनको जितनी मर्जी उनको अच्छी दिखा देंगे ना कि ये टपाल पी ले या रिच ब्रू पी ले या फला पी ले, वो नहीं हटेंगे until and unless आपने कुछ ऐसा कुछ ज्यादा अच्छा दिखाया तो ही वो हट सकेंगे, वरना वो लकीर के फकीर है, हटते भी नहीं होते। माइंड गेम है सारे। जिस दिन Mind कोई game है। ऐसी चाय बनाने वाली कंपनी आ गई जिन्होंने ये क्लेम करना है कि चाय पीने से आपकी हेल्थ बेहतर होगी, देखें दुनिया कैसे चेंज होती। जैसे अभी एक बच्चे ने आयोडाइज्ड साल्ट की एग्जांपल दी। नमक, हमने अपना जो पिंक साल्ट है ना, जो पाकिस्तान का नेचुरल, वो छोड़ के आयोडाइज्ड नमक के ऊपर चले गए हैं। कुकिंग ऑयल एग्जांपल्स आपके सामने है। वरना पहले हम तो जमाने फिर में से कौन है जो, आयोडाइज उस पे आ गए हैं, पिंक सॉल्ट पे। जी पिंक सॉल्ट हमारी नेचुरल प्रोडक्ट है, बहुत मजे की है। क्योंकि उनकी जी एडवर्टाइजमेंट में एक डॉक्टर की वो यूनिफॉर्म पहना के एक बंदा खड़ा कर दिया जाता है जो बताता है कि इस नमक के ये नुकसान आते हैं, ये हैं, इससे हेल्थ खराब होगी। आयोडाइज नमक पे आए हेल्थ ठीक होती है, हमारा दिमाग चेंज होना शुरू हो जाता है। क्योंकि दुनिया में ठीक है। सबसे बेस्ट बिजनेस जो है ना, वो किस चीज का है? खौफ का बिजनेस, डर का बिजनेस। जिस चीज में डर इन्वॉल्व हो जाता है ना, उस चीज में हमारी अक्ल काम करना छोड़ देती छोड़ देते। है। एग्जैक्टली। ठीक है, तो बहुत शुक्रिया। जी थैंक यू इंशाल्लाह मैं आंटी, रास्ते में थैंक यू रहूंगी जरूर। इंशाल्लाह जी, थैंक यू सो थैंक यू। मच, अल्लाह हाफिज। जी, तो चीजें आई होप आप लोगों को क्लियर हो गई होंगी। ग्रेट मोटिवेशन, थैंक यू जी। ये सबके लिए मोटिवेशन है मुनज़्ज़ा आंटी, सबके लिए, इवन मेरे लिए भी ये मोटिवेशन है कि इस एज में भी वो इतना एक्टिव हैं और टेक्नोलॉजी से, IT के साथ इन टच हैं। दिस इज रियली अ ब्लेसिंग फॉर मी। जी पीके भी यही बताता है एग्जैक्टली, डर का बिजनेस, और ये रियलिटी है जी, 100% रियलिटी है, 100% रियलिटी। जी तायरा थैंक यू, यू आर इन 48, गुड गुड गुड। 40s और 50s के जो स्पेशली लोग हैं ना, जो 50s के अंदर है, वो मेरे लिए वाकई एक मोटिवेशन होते हैं कि यार वो 50s की एज में भी जाके इतनी मेहनत और एक एफर्ट कर रहे हैं कि सीखने का प्रोसेस उन्होंने नहीं छोड़ा। लेकिन मुनज़्ज़ा आंटी मुझे लगता है वो सबसे ज्यादा एजिड होंगी, 66 इयर्स,
और वो हमारे पिछले कोर्स में भी सबसे ज़्यादा एजेड थी, तो इसलिए मुझे उनका नाम भी याद है और इसलिए मैं उन्हें मनज़्ज़ा आंटी कहता हूँ, प्यार से, इज्जत से, एहतराम से। तो चलें जी, थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू। वाकई बहुत सारे लोग हैं जी माशाल्लाह। सैयद हसन 51, गुड 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 गुड। ओके, अगर कोई क्वेश्चन है तो हैंड रेस कर सकते हैं, वरना फिर मैं असाइनमेंट देने लगा हूँ अभी आपको। सर मेरा ये क्वेश्चन है कि सर गूगल को कैसे पता चल जाता है कि हम किस टाइप के क्वेश्चन पूछ रहे हैं, हमारे माइंड में क्या चल रहा है। बिलीव मी, गूगल को ये भी पता होता है कि अब आप घर में बैठे हैं या ऑफिस में बैठे हैं। गूगल को ये भी पता होता है अब आप अपनी वर्किंग प्लेस पे हैं या अपने बेडरूम में हैं। गूगल को ये भी पता होता है कि आप अपने घर में बैठ के क्या सर्च करते हैं, अपने ऑफिस में बैठ के क्या सर्च करते हैं, अपने बेडरूम में बैठ के क्या सर्च करते हैं। गूगल को सब कुछ पता होता है। ये गेम डाटा की है जी। थैंक यू। ओके जी, चलें जी, एक असाइनमेंट हम डिस्कस करते हैं। यस, गूगल नोज। अच्छा, इससे ना एक मुझे वो एक क्लिप याद आ गया। काफी अर्सा पहले ना, आज से 2-3 साल पहले मैंने अपने फेसबुक वॉल पर ही शेयर किया था। एआई की एग्जांपल थी कि एक बंदा कॉल करता है पिज्जा हट पे और पिज्जा हट को कहता है कि जी आई नीड अ पिज्जा। तो आगे से ऑपरेटर कहता है जी आपको वही पिज्जा चाहिए जो आप रेगुलर मंगवाते हैं। वो कहता है जी ओके। वो फौरन उसका फ्लेवर बताता है। तो वो बंदा कहता है जी शॉक होकर कि आपको कैसे पता चला कि मैं यही खाता हूँ। तो वो बंदा कहता है जी मेरे पास आपका रिकॉर्ड है। वो कहता है जी ओके। तो वो बंदा कहता है कि जी इसी तरह वो जब ऑर्डर करता है ना, तो वो कहता है कि इसमें एक्स्ट्रा चीज डाल दीजिएगा। तो आगे से ऑपरेटर कहता है सॉरी आपके लिए एक्स्ट्रा चीज बेहतर नहीं है, आपको कोलेस्ट्रॉल भी हुआ है। तो वो कहता है जी आपको कैसे पता कि मुझे कोलेस्ट्रॉल है। वो कहता है जी मेरा चूंकि सिस्टम जो है वो आपके मेडिकल सिस्टम के साथ भी कनेक्टेड है, मैं देख सकता हूँ कि आपको कोलेस्ट्रॉल की रिपोर्ट्स मेरे सामने है। वो कहता है जी ओके, मैंने इसका ट्रीटमेंट करवा लिया था। वो कहते हैं जी आपने ट्रीटमेंट नहीं करवाया क्योंकि लास्ट टाइम जब आपने मेडिसिन परचेज की, ये 3 महीने का कोर्स था, तो आपने सिर्फ 1 हफ्ते की मेडिसिन ली, उसके बाद आपने मेडिसिन नहीं परचेज की। वो कहता है जी आपको कैसे पता। वो कहता है जी आपकी मेडिकल बिलिंग भी मेरे सामने है। वो कहते हैं जी अच्छा चलें ठीक है। वो इस तरह काफी सारी चीजें करता 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 एट द एंड ऑफ द डे वो कहता है जी मैं इस दुनिया से निकल जाऊंगा। वो कहते हैं जी सॉरी आप वो भी नहीं कर सकते। कहते हैं जी क्यों। कहते हैं जी आपके पास पैसे नहीं है टिकट के। वो कहते हैं जी मैं आई यूज माई क्रेडिट कार्ड। कहते हैं जी सॉरी आपका क्रेडिट कार्ड एक्सपायर हुए अभी 10 दिन गुजर चुके हैं। तो भाई ये एआई सिस्टम है, इंफॉर्मेशन का जमाना है। आपसे ज्यादा इंफॉर्मेशन अब आपके सिस्टम को होगी। ठीक है, तो ये चीज ध्यान में रखेगा। चलें जी, आए जी असाइनमेंट की तरफ हम आते हैं। अच्छा, ये हमारा एक यूट्यूब चैनल है लर्न विद जीए के नाम से। अगर आई होप आप सब ने ज्वाइन कर लिया होगा, सब्सक्राइब कर लिया होगा। आप अपने दोस्तों को रिकमेंड करें कि वो भी इस चैनल को ज्वाइन करें, सब्सक्राइब करें। देखते हैं इसके कितने फॉलोअर्स हो गए हैं, रिफ्रेश करते हैं जी। चलें जी, इसके तकरीबन 8.37 के हो चुके हैं जी। चलें हम इसकी, अच्छा अभी असाइनमेंट सुन लें आप। असाइनमेंट, आपने क्या करना है जी, आपने लर्न विद जीए यूट्यूब चैनल में जाना है, इसकी प्लेलिस्ट में जाना है। प्लेलिस्ट में जाने के बाद यहाँ पे एक फोल्डर है LGA1 कोर्स के नाम से। ये आप ही का प्रीवियस बैच का कोर्स है LGA1। इस पर क्लिक करना है आपने Every time LGA1 पर। a sales lead comes सॉरी, अब इसके ये देखें, ये एक लेक्चर्स दिए हुए हैं। लेक्चर नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 16 17 18, ये थे 18 पब्लिक लेक्चर। ये मैंने यूट्यूब पे डाल दिए थे। बाकी सारे प्राइवेट लेक्चर थे जो बाकी के 40-50 लेक्चर थे। अच्छा, अब आपने क्या करना है, आपने इनमें से कुछ लेक्चर सुनने हैं जिनमें बेसिक इंफॉर्मेशन है। जैसे कि ये एसईओ वाला लेक्चर है कि व्हाट इज एसईओ, कंसेप्ट ऑफ डिफरेंट मार्केटिंग टेक्निक्स, ये जो मैंने बताया आपको, मैंने नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ाना है। अब बेसिकली मैं इतनी ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा जितनी ज़्यादा डिटेल में इसमें मैंने कवर की हुई है, ताकि ये चीज़ें मैं जल्दी जल्दी कवर करूँगा। इसी तरह गूगल ट्रेंड, कि गूगल ट्रेंड कैसे है, पीजो मॉडल कैसे काम करता है, कीवर्ड रिसर्च क्या है,
एसईओ स्ट्रेटेजी क्या है कीवर्ड्स की, प्रॉफिटेबल कीवर्ड रिसर्च क्या है, ठीक है, और एसईओ क्या है। अच्छा, ये 7 लेक्चर आपने सुनने हैं, ये आई होप आप सुन सकते हैं 7 लेक्चर, 7 भी नहीं बल्कि पहला लेक्चर तो ओरिएंटेशन है, ये निकाल दें, 6 लेक्चर रह जाते हैं, या दूसरे से लेके 7वें तक, इनमें 2 लेक्चर काफी छोटे छोटे भी हैं, ये सुन लेंगे आप लोग, ये 6 लेक्चर। नेक्स्ट वीक तक का टाइम है, फ्राइडे तक, नेक्स्ट क्लास से पहले पहले। अब ये जहन में रखिएगा कि ये हर बच्चे ने सुन के आना है, क्योंकि ये 6 लेक्चर मैंने एक ही लेक्चर में कवर करवा देना है, क्योंकि इन 6 वीडियोस में सारी चीजें डिटेल में बताई हुई हैं, आपके कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे। फिर नेक्स्ट लेक्चर में मैं यही चीजें आपको रिवाइज करवा दूंगा एक ही लेक्चर में, और फिर आपके जो कंफ्यूजन्स क्वेश्चंस होंगे वो मैं लाइव क्वेश्चन आंसर सेशन में हम क्लियर कर लेंगे। ठीक हो गया। अब ये आपकी असाइनमेंट है, go on YouTube channel Learn with GA, go into LGA 1 कोर्स, LGA 1 कोर्स ही था ना इस फोल्डर का नाम, हाँ LGA 1 कोर्स, LGA 1 कोर्स, स्टार्ट लिसनिंग लेक्चर नंबर्स, कौन कौन सा था, 2, 3, 4, 5, 6 एंड 7, ये आपने लेक्चर सुनने हैं, दैट्स इट। Write down all the questions, confusions, जो भी आपको सुनते हुए जो भी क्वेश्चंस कंफ्यूजन्स होंगी वो आप लिख लीजिएगा, ठीक है, ताकि जब हम नेक्स्ट लेक्चर लेंगे तो उसमें फिर हम अपनी सारी के सारी ये जो भी कंफ्यूजन्स होंगी वो रिजॉल्व कर लेंगे, क्लियर कर लेंगे। क्लियर हो गया जी। ये असाइनमेंट आप सब ने करनी है, कहीं ऐसा ना हो आप लोग सुन के ना आए तो फिर आपको मजा नहीं आएगा अगले लेक्चर का। क्लियर हो गया जी। आज के इस हफ्ते के तीनों लेक्चर्स हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। अब हमारा जो नेक्स्ट लेक्चर है वो फ्राइडे वाले दिन होगा। आई होप अब आप लोगों को टाइम और डेज का कंफर्म हो चुका है। फ्राइडे, सैटरडे, संडे, जुमा, हफ्ता, इतवार, 3 दिन क्लास होगी, रात 9 से 11 ऑलमोस्ट। क्लियर है जी। ओके जी, थैंक यू सो मच, अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।